हेलो। गुड आफ्टरनून सभी के लिए। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए डियर, 8 बजे आज हमारा सेशन नहीं हो पाया था, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज थे। तो अभी हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। ओके। तो आज वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन दोनों को एक साथ हमें पढ़ना है। तो इनकी धार्मिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे आज। कल से फिर हमारा मुगल कह रहा हूँ, मगध वाला हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो आई होप आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हो। शॉर्ट नोट्स में आप सभी को अवेलेबल तो मैं करवा ही रहा हूँ, और इसी सीक्वेंस में ही पूरे लेक्चर्स को हमें अपना कवर करना है। ठीक है। एक मिनट। हाँ जी। हेलो सृष्टि, शैलजा। तो शॉर्ट नोट्स तो आप सभी ने डाउनलोड कर लिए होंगे ना, आप सभी को मिलते जा रहे हैं नोट्स वगैरह। तो उनका इकट्ठा कंपाइल्ड एडिशन में आप लोगों के लिए अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, पूरा इकट्ठा कंपाइल्ड। तो उनके आप प्रिंट आउट ले लेना। लगभग 100 120 से 150 पेजेस में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट है। तो डियर, हमारी एक और क्लासेस चल रही हैं प्लस पर, जिसमें हम यूनिट 3 कवर कर रहे हैं। जल्द आपको यूनिट 4 भी मिलने वाला है। तो मेरी तरफ से यूनिट 4 की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगे, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो प्लस के काफ़ी सारे बेनिफिट्स, इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आपको मेंटर चाहिए है तो 1-to-1 का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिलता है, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को भी ले सकते हैं। फिर जो हमारे बैचेस शुरू हुए हैं, जैसे कि एक 13 तारीख से आइकॉनिक बैच शुरू हुआ है, जिसमें हमारे टॉप एजुकेटर्स आपको कंप्लीट कोर्स करवा के दे रहे हैं। फिर एक और हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है हिंदी मीडियम के लिए, जिसमें पूरा हिंदी मीडियम का कोर्स कवर होगा। फिर कुछ और कोर्सेज हैं, जैसे कि एक 20 जुलाई को और 27 जुलाई को, तो इनमें एनरोलमेंट आप करा सकते हो। मैं पूरा हिस्ट्री यूनिट 1 से लेके 5 तक एक साथ पढ़ा रहा हूँ। तो 1 की क्लासेस सुबह 8 बजे होती हैं, 2 की क्लास रात में 9 बजे होती हैं, 3 और 4 ये आपका प्लस पर हो रहा है 11 बजे, और 5th नंबर का स्पेशल क्लास पर होगा वीकेंड में। तो ये मान के चलिए अगस्त के महीने सितंबर के फर्स्ट वीक तक पांचों यूनिट्स में आपकी कवर करवा दूंगा। तो ये टाइम टेबल है, और डेट वाइज मैंने लिखा हुआ है कि किस समय पर किस डेट पर कौन सा टॉपिक में आपका शॉर्ट नोट्स के थ्रू कवर कराऊंगा। ओके। तो यूनिट 3 और 4 ज्वाइन करने के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मेरे कोड से, जो आपको 10% का डिस्काउंट अवेलेबल कराएगा। ओके। सो जब कभी भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो ना, तो आप मेरा कोड यूज करना, जो कि आपको 10% का डिस्काउंट देगा। चलिए भैया, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन के लिए। तो सबसे पहले पीडीएफ्स निकाल लेते हैं, है ना। कल हमने जहां तक पढ़ा था उसके आगे से आज हमारे लिए कवर करना है। कल जहां तक कवर हुआ था उसके आगे। तो कल तक मैंने आपको कुछ जो वैदिक संस्कार थे, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी थी। वैदिक संस्कार के बारे में हमने पढ़ लिया था। हमारे लिए जो कवर करना था वो करना था, 10 राज युद्ध भी बता दिया था मैंने आपको, अमाजू भी पढ़ा दिया था, वैदिक कालीन प्रमुख अधिकारी पढ़ लिए थे हमने, ये भी हमारा हो चुका था, पुराण हो चुके थे। आज हमें करना था वैदिक कालीन जो धार्मिक विशेषताएं हैं, इधर से शुरुआत करेंगे। धार्मिक विशेषताएं, राजनीतिक विशेषताएं, फिर आर्थिक, सामाजिक, और इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ने वाले। आई नो आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख जाएगा, 2 मिनट। चलो, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम धार्मिक विशेषताओं से। ठीक है, अब विजिबल है ऋग्वैदिक धार्मिक विशेषताएं। तो अभी तक तो सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई है ये तो क्लियर था। पुराण क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, यहां तक तो आपने देख ही लिया था। अब धार्मिक जीवन के बारे में हमें पढ़ना है, धार्मिक विशेषताएं क्या थी। तो डियर, आप लोगों को पता है कि जो वैदिक सभ्यता जो शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ पे वैदिक संस्कृति की, ये आर्यों के माध्यम से हुआ था। आर्य जो कि एशिया माइनर में, ठीक है, रहते थे। मैक्स मूलर ने ऐसा कहा है, ये एशिया माइनर में रहते थे, और धीरे धीरे ये भारत, और भारत के साथ साथ अन्य जितने भी जो खंड है वहां पर ये लोग क्या होते गए, माइग्रेट होते गए, पलायन करते गए।
अब हुआ क्या था, एक जगह से दूसरी जगह ये क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे एक कारण को समझो। बेसिकली क्या था, जो आर्य हुआ करते थे ये पशुचरण करते थे, नोमैडिक्स हुआ करते थे ये लोग, ठीक है, पशुओं को पालना, कैटल रियरिंग यहाँ पर करना। अब जब इनके पास हजारों की संख्या में क्या होंगे, पशु होंगे, तो अगर एक जगह पर इन्होंने उनको क्या चारागाह जो होती थी, एक जगह पर किसी पशु ने चारा खा लिया, तो अब दोबारा वहां पर चारा आने में काफी समय लग जाता था, लगभग 15 से 20 दिन तक। तो ये लोग धीरे 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 करके एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ठीक है, माइग्रेट यहाँ पर होते थे। अब होता क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो मौसम बदलेगा, ठीक है, प्रकृति में बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। अब जैसे अगर हम हैं, आज हम कहां पर रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, अगर हम कहां पर शिमला तरफ जाएंगे तो वहां पर हमें बर्फ मिलेगी, क्योंकि बर्फ ठंडा प्रदेश है। अब बर्फ में कई बार क्या होता है, लैंडस्लाइड्स भी हो जाती हैं, ठीक है, भूस्खलन भी होता है। थोड़ा सा और ऊपर की तरफ हम जाएंगे लैटिट्यूड वाइज, तो हमारे लिए बादल और उसके साथ साथ हाइट्स के साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो फेस करना पड़ेगा। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह की ओर बढ़ते हैं तो प्रकृति बदलाव करती है, ठीक है, प्रकृति में क्या होते हैं, चेंजेस यहाँ पर आते हैं, नेचर में चेंजेस होते हैं। तो वही चीज दोस्त यहाँ पर होती है। अब देखना, ऋग्वेद की जो धार्मिक व्यवस्थाएं थी इसमें पुरुष देवता की प्रधानता थी। अब पुरुष देवता की प्रधानता कैसे थी, इस चीज को यहाँ पर आप समझो। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, ये लोग जो आर्य थे, आर्य लोग कहां पर आ गए, जो हमारा मेडिटेरियन वाला रीजन है यहां तक आ गए। अब बढ़िया कोई आर्य जो था पेड़ पर बैठकर फल खा रहा है, पेड़ पर बैठकर फल खा रहा है, एकदम से आंधी तूफान आना शुरू है, वो पेड़ के ऊपर से फल खाते हुए नीचे की तरफ गिर गए। अब उनको एक चीज समझ में आई कि ये जो हवा होती है ये ऊपर से नीचे गिरा देती है। किसी नदी के किनारे उन्होंने अपना घर बनाया, ठीक है, बारिश हो रही थी, नदी में बाढ़ आ गई, बाढ़ आने के कारण उनका घर, उनके पशु वगैरह थे वो डूब गए और बहकर चले गए। उनको एक चीज समझ में आया कि नदी के पास घर एकदम नहीं बनाना है, क्योंकि नदी में पानी कभी भी आ जाता है। ये इसका कारण नहीं समझ रहे थे, बारिश का कारण नहीं पता था उनके लिए कि जो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, जो प्रेसिपिटेशन होता है, उसका रीजन नहीं जानते थे, ठीक है। बादल गरज रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले तक आपने मध्य प्रदेश में देखा था, 4-5 दिन पहले रात के समय पर कितनी तेज बिजली कड़क रही थी, कितने तेज यहाँ पर बादल गरज रहे थे। वो रीजंस नहीं जानते कि क्यों यहाँ पर ये लाइट जो है वो चमक रही है, क्यों यहाँ पर बादल गरज रहे हैं। तो जिस चीज का कारण हम नहीं जानते थे उसको हम क्या समझने लगते थे, एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में उसको पूजकर उसकी पूजा करना इन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया था, ठीक है, धीरे धीरे। तो अब यहाँ पर पुरुष देवता की प्रधानता से मतलब ये होता है कि इन्होंने प्रकृति की जितनी भी जो शक्तियां थी, जिनके कारण ये नहीं जानते थे, उसको ये एक देवता मानकर पूजा करना इन्होंने क्या किया था, उसका शुरुआत कर दी। जैसे कि हवा, इन बढ़िया जो फल खा रहे थे पेड़ से इनको नीचे गिरा दिया तो वायु देवता होने लगे, ठीक है। इतनी तेज बारिश होती है, बादल गरजते हैं तो उसको इंद्र देवता के माध्यम से पूजने लगे। अग्नि, ठीक है, गर्मी के कारण जो जला देती है, सब कुछ नष्ट कर देती है, तो अग्नि की पूजन करना इन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया। तो इस तरह से जितनी भी चीजें जो नेचर में हुआ करती थी, जिनकी रीजंस को ये नहीं जानते थे, उनकी पूजा करना इन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया। तो धीरे 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 क्या किया इन्होंने, देवता बनते गए, पुरुष देवता आते गए और नेचर्स की पूजा करना इन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया। एक चीज यहाँ पर ये होती है। दूसरी चीज होती है यज्ञों द्वारा स्तुति और भौतिक समृद्धि। यज्ञों द्वारा भौतिक स्थिति का मतलब ये होता है कि आहुतियों को देना। अब इन्होंने क्या करा था, ठीक है, जो प्रकृति की पूजा करते थे तो सबसे ज्यादा इंद्र भगवान और इंद्र भगवान के साथ साथ अग्नि, ठीक है, इनकी पूजा होती थी। बेसिकली हुआ क्या था आपको मैं बताऊं, इन्होंने क्या किया था माय डियर, जो आर्य थे ना, इन्होंने भगवान को 3 कैटेगरी में बांट रखा था। 3 कैटेगरी, एक आकाश के देवता अलग होते थे, पाताल के देवता अलग होते थे और जो धरती के देवता होते हैं वो अलग होते थे। जबकि इंद्र और अग्नि ये तीनों कैटेगरी में एक साथ आते हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ऋग्वेद में जो 70-80% जो पोर्शन है ना, वो केवल इंद्र और अग्नि के लिए ही मंत्रों को समर्पित है। 70 से 80%। अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता ये चीज, यार एक पीडीएफ है, ठीक है, उसमें सारे वेद वगैरह दे रखे हुए हैं, मैं अपने ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड रहते हो तो आप उस चीज को पढ़ लेना, आपको भी ये चीज दिख जाएगी। इंद्र और अग्नि केवल उन्हीं के बारे में मंत्र में लिखा हुआ है सारी चीजें, ओके। तो हुआ क्या, अग्नि को ये क्या मानते थे, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज में आग जलाते हैं तो आग लगने के बाद क्या होता है, धुआं ऊपर उठता है। आज तो हम उस चीज का रीजन जानते हैं कि धुआं ऊपर की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बाइफरकेट हो जाते हैं, हवा हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है। तब उनको ये रीजंस नहीं पता थे।
तो वो ये जानते थे कि अगर हम किसी भी चीज को आग में डाल रहे हैं तो वो जल जाती है, और जलने के बाद वो धुआं बन के ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर कौन रहते हैं? देवता रहते हैं, ऊपर भगवान रहते हैं। तो वो चीज उनको क्या हो जाएगी? समर्पित हो जाएगी। तो यज्ञों के माध्यम से, ठीक है, यज्ञों के माध्यम से ये आहुतियां दिया करते थे, और भगवान को खुश करने की, जो कि प्रकृति के उस समय देवता होते थे, उनको खुश करने की ये कोशिश करते थे। तो यज्ञों का और स्तुतियों का, स्तुति मतलब जो ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए ना, संहिता दिए गए, चैंट्स दिए गए, उनका प्रयोग यहाँ पे करना। तो एक ये चीज होती थी। फिर बहुदेववादी होते थे। बहुदेववादी का बेसिकली यहाँ पर मतलब क्या होता है? इन्होंने 3 प्रकार के देवता बना के रखे थे, ठीक है। एक आकाश के अलग, पाताल के अलग, धरती के अलग देवता थे। तो अलग अलग देवता हुआ करते थे। अग्नि हो गए, वरुण हो गए, नासत्य हो गए, इंद्र हो गए, ये बहुत सारे देवता, जिसका रीजन नहीं पता, कोई इनके ऊपर आपदा आ रही है, उसको ये प्रकृति की ताकत और देवता मानकर उसकी पूजा करना। तो बहुल देववादी हो गए थे। इसके साथ साथ देवियों का उल्लेख भी मिलता है। अब आप बोलोगे सर क्या उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश जी, पार्वती जी, सरस्वती जी आ गई थी? नहीं माय डियर, देवियों का मतलब ये है, कुछ देवियां थी जैसे कि उषा हो गई, अदिति हो गई, ये कुछ उस समय की देवियां थी जो ऋग्वैदिक काल में व्याप्त थी, ठीक है। ऋग्वेद के कुछ मंडल हैं जिसमें देवियों के लिए भी समर्पित है, जैसे सोम मंडल के बारे में हम जानते हैं, वर्ण व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ अदिति हैं, उषा हैं, ये उस समय की कुछ प्रमुख देवियां हुआ करती थी, जो कि नेचर के साथ साथ रिलेट करती थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गए। फिर आता है हमारा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऋग्वैदिक धार्मिक विशेषताएं क्या लिखना है, तो आप इन सारी चीजों को एक्सप्लेन यहाँ पे कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने दिया है, आपको आगे समझाऊंगा कैसे करना है। फिर आता है वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है। इधर से शुरू होती है राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था कबीलियाई अवस्था पर आधारित थी। आप एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो आ रहे थे वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते थे, पलायन करते थे, तो वो कबीलों में तो होंगे ही ना, कबीलों में तो रहेंगे। तो ये जो इनकी व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, ये कबीलियाई हुआ करती थी। जो प्रमुख होता था इस व्यवस्था का, वो राजा होता था। राजा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं पर गोप बोलते हैं, कहीं पर विराट यहाँ पर बोला जाता है, सम्राट बोला जाता है। तो ये क्षेत्र विशेष में राजा को अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। तो इस समय पर जो राजा थे उनको गोप कहा जाता था और पुरा भेत्ता भी कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन के जो राजा होते थे, राजा का मतलब ये नहीं होता है कि किंग, राजा का मतलब होता है जो उस कबीले का प्रधान हुआ करता था, उस प्रधान को गोप कहा जाता था। फिर शासकीय पदाधिकारियों का उल्लेख, शासकीय पदाधिकारियों का उल्लेख से मतलब ये होता है माय डियर, उस समय राजा की मदद करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर होते थे, जैसे कि राजा की सलाह के लिए ब्राह्मण हुआ करते थे। राजा अगर कहीं युद्ध पर जा रहा है तो युद्ध करना है या नहीं करना है, इस चीज के बारे में सलाह करने के लिए उसके कुछ जो दोस्त होते थे, ठीक है, तो उनको भी एक पदाधिकारी के तौर पर जाना जाता था। तो ये राजा के सारे पदाधिकारी होते थे। फिर पदाधिकारियों की नियुक्ति और निलंबन का अधिकार राजा को होता था। अब राजा को किसको अपना दोस्त बनाना है, किसको अपना सलाहकार रखना है, किसको नहीं रखना है, ये सारे अधिकार किसके पास होते थे? उस राजा के पास हुआ करते थे। तो राजा के पास स्वयं का अधिकार था, किसको कौन सा विभाग देना है, किसको दुर्ग का प्रधान बनाना है, किससे नाइट ड्यूटी करवानी है, किससे गश्त करवानी है, ये सारी चीजें राजा के पास होती थी। तो ये एक उसकी राजनीतिक व्यवस्था में आती है। फिर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, क्योंकि अब यहां से महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना शुरू होता है। तो ऋग्वैदिक कालीन तक तो सारी चीजें सही चल रही थी, हालांकि थोड़ी सी कुछ जगह पर आपको यहाँ पर भी महिलाओं की स्थिति में गिरावट मिलेगी, बट ऋग्वेद काल के बाद जब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे ना, लेटर वैदिक पीरियड, वहां से फिर महिलाओं की स्थिति कंटिन्यूअसली गिरती है, जो कि आज की डेट 15 जुलाई तक जारी रही है। ओके, अब क्या हुआ, इधर पर सक्रिय भूमिका थी महिलाओं की। इसका मतलब ये था कि यज्ञ के पाठ वगैरह महिलाएं यहाँ पर शामिल हुआ करती थी, चाहे उपनयन संस्कार हो, केशो संस्कार हो, हर संस्कार में महिलाएं यहाँ पर होती थी। आज के टाइम पे आपने देखा महिलाओं का क्या उपनयन संस्कार होता है, क्या महिलाएं जनेऊ पहनती हैं? नहीं पहनती हैं। पर आज के पहले तक जो संस्कार पुरुष के लिए बने हैं वही संस्कार महिलाओं के लिए भी हुआ करते थे। तो यहां तक जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उन सभी में जो महिलाओं की भागीदारी होती थी वो पुरुषों की समान ही हुआ करती थी। इसके बाद आता है प्रमुख पदाधिकारी एवं राजा और पुरोहित। उस टाइम पीरियड के जो मेन, जिनको रत्नी कहा जाता था,
राजा के जो प्रमुख अधिकारी थे ना, इनको रत्नी बोलते थे, रत्नी। ओके, तो जिनमें पुरोहितों का सबसे प्रमुख स्थान था। इसके साथ साथ उस समय सभा और समितियां भी होती थी। हालांकि अब इनका क्या था, जो कहते ना प्रभाव था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। आपको कल की क्लास में मैंने समझाया था कि सभा क्या होती है और समिति क्या होती है। सभा का मतलब होता है बेसिकली जो गांव के सारे लोग होते हैं ना, उनमें जो प्रमुख होते हैं उनको सभा बोला जाता था। समिति में जो राजा के जो पदाधिकारी हो गए, जो उसके रिलेटिव्स वगैरह हो गए, वो समिति में शामिल हुआ करते थे। विदत में जो गांव के वृद्धजन होते थे, ठीक है, जो लूट का जो धन आता था उसको डिवाइड करवाना, ठीक है, जो रिटायर हो चुके हैं पर्सन्स, वो सारे विदत में आते थे। ठीक है, आगे जाके विदत, सभा, समिति सब समाप्त होने वाली हैं, यहां तक इनकी भूमिका थी। तो सभा समिति का राजा के ऊपर जो प्रभाव था वो सही था, पर धीरे धीरे ये अब सभा और समिति का प्रभाव क्या होता है, कम होना यहां से शुरू हो जाता है। ओके, राजनीतिक व्यवस्था। फिर न्यायाधीशों को प्रस्थ बिनाक कहा जाता था, जो भी न्याय करते थे उसको प्रस्थ बिनाक बोलते थे, सिंपल सी चीज है। फिर इसके बाद आता है भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था, इसका मतलब ये होता था कि वहां पर सामूहिक रूप से खेती की जाती थी। उस समय ऐसा नहीं था कि ये जगह आपकी है, ये जगह आपकी है। ये कबीले होते थे, एक जगह से दूसरी जगह कबीला जाया करता था। तो भूमि जो होती थी जहां पर ये रह रहे हैं या जिस क्षेत्र के ऊपर ये पूरा का पूरा अपना कब्जा किए, सामूहिक रूप से पूरे जो कबीला के जो पुरुष और महिलाएं थी वो उसमें एक साथ मिलकर खेती करते थे। जो उपज आती थी उसको एक साथ बांटा जाता था। ये सारी चीजें यहाँ पर होती थी। हालांकि खेती तो ये लोग नहीं करते थे, खेती तो नाम मात्र की होती थी, ठीक है, नाम मात्र की खेती। इस समय ये लोग पशु चरण ही सबसे ज्यादा किया करते थे। तो पशु चरण में जहां पर पशु क्या कर रहे हैं, चरने के लिए जा रहे हैं, कैटल रियरिंग जहां पर हो रही है, वो किसी पर्टिकुलर एक ही जगह एक ही व्यक्ति की नहीं होती थी, वो सामूहिक रूप से होती थी। तो जनता का सामूहिक रूप से जो स्वामित्व होता था वो उसमें निहित रहता था। फिर इसके बाद आता है कर व्यवस्था का उल्लेख नहीं। अभी तक राजा को किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं दिया जाता था। आगे जाके जब हम लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे ना, तो इसमें टैक्स के लिए बलि शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वो क्या हो गया था, मैंडेटरी हो गया था। ठीक है, आय का 16वां भाग जो दिया जाता था राजा को, यहां पर टैक्स मैंडेटरी नहीं था। अगर यहां पर आपको देना है तो आप दे सकते हो, नहीं देना है अगर राजा को कोई गिफ्ट वगैरह तो आप बिल्कुल भी मत दो, कोई जरूरत नहीं है यहां पर देने की। तो ये एक सामाजिक व्यवस्था के कुछ पहलू थे जो हमारे ऋग्वैदिक काल में हुआ करते थे। तो टैक्स यहां पर मैंडेटरी नहीं था। आइए अब आगे की ओर देखते हैं, कुछ और चीजें यहां पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में ये सारी चीजें बदलने वाली हैं। अब आता है सामाजिक व्यवस्था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से। चलो, तो सबसे पहले कबीलाई तत्व थे, ये मैंने आपको बता दिया। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्राम सभ्यता थी, भाई कबीले में रह रहे हो आप। सिंधु घाटी सभ्यता तो नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। ये लोग ट्रेड भी करते थे, व्यापार भी करते थे, प्रॉपर इनके घर होते थे, खेती किसानी करते थे। ये लोग तो केवल पशुचरण कर रहे हैं, केवल पशुचरण। तो इनके द्वारा जो स्थापित सभ्यता थी वो कैसी थी, एक ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। ग्रामीण तरह का जीवन ये लोग जीते थे। फिर पितृसत्तात्मक समाज। अब पितृसत्तात्मक समाज को आप थोड़ा सा इस तरह से समझिए कि जब मैंने आपसे प्रकृति की बात की, ये लोग प्रकृति की पूजा कर रहे थे। तो प्रकृति की पूजा में जो सबसे ज्यादा देवता हुआ करते थे वो पुरुष थे, जैसे इंद्र, अग्नि, अरुण, है ना, वरुण, नासत्य, ठीक है, पशुपति, प्रजापति। ये सारे देवता कौन है, पुरुष प्रधान है। अब अगर मैं देवियों की बात करूं तो उषा हो गई, अदिति हो गई, कुछ ही देवियों के नाम के उल्लेख मिलते हैं। तो जब देवता इतने सारे पुरुष थे तो मात्र सत्तात्मक समाज कैसे हो सकता था, पहली चीज तो ये थी। दूसरा क्या थी, पुरुष यहां पर क्या करते थे कि अब अगर गाय को या भैंस को अगर चराने एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है तो मेहनत लगती थी यहां पर उन काम में। तो पुरुष यहां पर ये जो कैटल रियरिंग के काम होते थे महिलाओं से ज्यादा किया करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहां पर उनका जो प्रभुत्व था वो बढ़ना यहां पर शुरू हो गया। तो ऋग्वैदिक जो समाज थी वो कैसी थी, यहां पर पितृसत्तात्मक, ठीक है, पैट्रियार्कल सिस्टम यहां पर होता था। फिर इसके बाद आता है स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। भले ही यहां पर भागीदारी नहीं कर रही हैं स्त्रियां, ठीक है, पुरुषों के समान दूसरे कामों में, पर जितने धार्मिक अनुष्ठान होते थे वो यहाँ पे सभी अनुष्ठानों में भाग लेती थी। पर्दा प्रथा नहीं थी,
ठीक है, सती प्रथा यहाँ पर नहीं थी, बाल विवाह यहाँ पर नहीं हुआ करते थे, जो एट्रोसिटीज होती थी, जो अत्याचार होते थे वो यहाँ पे नहीं थे। तो देखा जाए तो सैंधवकालीन सभ्यता की तरह ही यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, ठीक है, उसी के समान ही थी, बस कुछ जगह पर थोड़ी सी स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने के लिए मिलेगी कुछ जगह पर, ठीक है, पर इसके बाद कंटिन्यू करेगी। फिर संयुक्त परिवार का प्रचलन। अब आप कबीलों में रह रहे हो, कबीले मतलब कि जो एक पूरा का पूरा एक टोली होता है, तो संयुक्त परिवार तो ओबीएस की होगा, न्यूक्लियर फैमिली ही से हो सकती है, पूरी एक ज्वाइंट फैमिली ही तो रहेगी, दादा परदादा उनके सारे के सारे जो एंसेस्टर्स हो गए, उनके जो सक्सेसर्स हो गए, सभी एक साथ यहाँ पर मिलकर रहते थे। आगे जाके फिर ये चीज अवधारणा बदल जाएगी। ये हो गया। फिर सती प्रथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये मैंने आपको समाज में बता दिया। इसके बाद पुनर्विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन था। पुनर्विवाह आज के टाइम पे आप देखते हो हीन दृष्टि से देखा जाता है, कई हमारे समाज के बहुत सारा हिस्सा ऐसा है कि अगर रीमैरिज हो रही है लड़का या लड़की की, तो थोड़ा सा उसको एक हीन भावना से देखते हैं, ठीक है, ये चीज आज के समय पे है। उस समय तो नियोग प्रथा भी प्रचलित थी माय डियर। नियोग प्रथा का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर किसी लड़की के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर उसको अगर पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, तो वो हस्बैंड के छोटे भाई या बड़े भाई से भी शादी कर लिया करती थी। इसको नियोग प्रथा कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक समय पर पुनर्विवाह के साथ साथ जो नियोग प्रथा थी इसका भी प्रचलन था। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं की जो उस समय पर स्थिति हुआ करती थी वो किस तरह से थी। नियोग प्रथा से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप। प्रारंभिक स्वरूप का मतलब ये होता है अभी तक यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था में जो 4 जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल कहता है, वो पूर्ण रूप से यहाँ पर लागू नहीं हुई थी। प्रारंभिक स्वरूप का मतलब ये होता है यहाँ पर 3 वर्ण हुआ करते थे। एक तो होता था राजा, ठीक है, क्षत्रिय, दूसरा होता था आपका पुरोहित वर्ग, और जो तीसरा वर्ग यहाँ पर जो होता था वो एक वैश्य वर्ग के तौर पर देखा जाता था, जो ट्रेडिंग वगैरह अधिकतर करते थे। तो पूर्ण रूप से यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो लागू नहीं हुई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चीज लागू नहीं हुई थी। कर्म के आधार पर ही यहाँ पर क्या होता था, वर्ण का निर्धारण कर दिया जाता था। फिर आता है मृतकों को जलाया जाता था। तो तीनों प्रकार की चीजें यहाँ पर होती थी। मृतकों को जलाया भी जाता था, दफनाया भी जाता था, और उनका दान भी होता था। दान का मतलब क्या होता है, कुछ जगह ऐसी मिली है जो हमें कब्र मिली है जिससे हम इनके दफनाने की पुष्टि होती है, कुछ हमें राख मिली हुई है कब्रों के साथ साथ जिससे इस चीज की पुष्टि होती है कि इनको जलाया जाता था, और कुछ हड्डियां मिली हैं जंगल से। अंशदान का बेसिकली मतलब ये होता है कि बॉडी को, ठीक है, पशुओं के भक्षण के लिए जंगल में छोड़ देना। तो अगर किसी पर्सन की डेथ होती थी तो तीनों प्रकार के संस्कार यहाँ पर किए जाते थे, ठीक है, जलाने का, दफनाने का, और पशुओं के भक्षण के लिए उसको जंगल में छोड़ देने का। तो ये उस समय की क्या थी, ठीक है, मृत्यु संबंधित जो भी प्रक्रिया होती थी इनको अपनाते थे। फिर 3 प्रकार की पोशाक थी, वास, अधिवास और नीवी। वास, अधिवास और नीवी से मतलब ये होता है एक जो कहते हैं ना जैसे शॉर्ट स्कर्ट टाइप की होती है, तो लड़के और लड़कियां अधिकतर उसको पहना करते थे, ठीक है, जिसको नीवी कहा जाता था, जो कमर के नीचे पहनी जाती थी। दूसरा होता है वास। वास मतलब जो कपड़े ऊपर पहने जाते थे उनको वास बोला जाता है। अधिवास का मतलब होता है गमछा डाल लेना, ठीक है, गमछा डाल लेना मतलब कि एक गमछा और टॉवेल टाइप से डाल के खुद के शरीर को यहाँ पर ढांक लेना। तो ये सामाजिक व्यवस्था का एक प्रमुख पहलू था। तो तीनों तरह की चीजें थी, वास भी होता था, अधिवास भी होता था, और नीवी भी होता था, जिसमें कपड़े को, ठीक है, जिन 3 प्रकार के कपड़े जो पहने जाते थे। इसके बाद आता है शाकाहारी और मांसाहारी, दोनों प्रकार का भोजन था। अब चूंकि ये लोग कैटल रियरिंग करते थे, पशु पालन करते थे, तो दूध हो गया, दही हो गया, मठा हो गया, मक्खन हो गया, इन सारी चीजों का तो सेवन करना ही करना है। इसके साथ साथ मछली पकड़ना, शिकार करना, ठीक है, तो ये भी खाना खाते थे। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग हमारे लिए इस सभ्यता में मिलेंगे। तीसरे लास्ट नंबर पे आता है मनोरंजन के लिए रथ दौड़, घोड़ा दौड़, नृत्य, संगीत, पाशा खेलना। ये उस टाइम पीरियड के एम्यूजमेंट्स थे, ठीक है, पशुओं की आपस में लड़ाई करवा देना, ये इनका खेल था, ठीक है। इसके साथ साथ गैम्बलिंग करना, ये भी इनका एक खेल हुआ करता था। काफी सारे जो डाइसेस होते हैं ना, जो छकड़ी जिसको बोलते हैं, तो हमारे लिए छकड़ी भी उत्खनन में प्राप्त हुए, जिससे हम इनके मनोरंजन के बारे में बता सकते हैं कि इनके मनोरंजन का साधन क्या हुआ करता था। तो ये थी हमारी उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी।
आइए अब इसके बाद बात करते हैं हम इनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में। डियर, आर्थिक अर्थव्यवस्था तो ज्यादा यहाँ पर इनके पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो वहां ज्यादा होती है जहां पर सरप्लस अमाउंट में चीजें हों। ये लोग तो कृषि तो इनका गौण पेशा नहीं था, ठीक है, इनका जो मूल पेशा था वो मूल पेशा तो पशुपालन था, कृषि इनका गौण पेशा हुआ करता था। तो अर्थव्यवस्था थोड़ी सी हमें इनकी कमजोर मिलेगी अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता से इसको कंपेयर करते हैं। देखिए, प्रमुख आधार कृषि और पशुपालन। कृषि सेकंड नंबर पे आता था, फर्स्ट नंबर पे तो ये लोग पशुपालन ही करते थे। संपत्ति का मुख्य स्रोत गोवर्धन या गाय थी। जिसके पास सबसे ज्यादा गाय वो सबसे ज्यादा अमीर। जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं इन कबीलियाई वालों की एक से लेकर दूसरे किसी कबीले से, उसका मुख्य रूप से आधार क्या होता था? केवल और केवल पशु। केवल पशु ही इनका लड़ाई का मुख्य रूप से कारण थे। तो जिसके पास ज्यादा गाय होती थी वो क्या होता था? पशु होता था। सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग करना। जब शुरुआत हुई थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड के बाद, जब वैदिक सभ्यता की, तो ये लोग शुरुआत में थोड़ी बहुत कृषि करते थे। और कृषि भी पता क्यों करते थे? ये लोग अपने पशुओं को चारा उगाने के लिए। कृषि का मतलब ये नहीं था कि इनको केवल अपनी गेहूं हो गया, रवा हो गया, जौ उगाना है। पशुओं के चारे उगाने के लिए इन्होंने कृषि को करा था शुरू। फिर बाद में गेहूं और बाकी चीजों को इन्होंने उगाना शुरू करा। अब जब आपको चारा लगाना है कहीं पर तो पानी भी तो देना पड़ेगा ना। तो ये लोग क्या करते थे, जो मुख्य नदी होती थी, नदी के बाजू का जो जंगल वगैरह का हिस्सा होता था ना, उसको काट देते थे। उसको काट के हल्की सी पतली सी एक नहर लेकर आते थे। तो नहरें को भी हमें साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं सिंचाई के लिए, चाहे वो चारे उगाना हो या इनको कोई फसल लगानी हो, इनके लिए ये लोग क्या करते थे? नहरों का प्रयोग करते थे। भूमि पर सामूहिक अधिकार, थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं मैं। सामूहिक अधिकार से मतलब क्या होता है? तो भूमि पर इनका एक सामूहिक अधिकार होता था। क्लियर है ना? कबीलियाई भूमि होती थी, किसी हरेक की नहीं होती थी एक भूमि। ये पॉइंट हो गया। फिर भेड़ से ऊन निकालकर बुनाई की जाती थी। अब कैटल रियरिंग कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि केवल गाय ही पालेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि शेर पालेंगे। तो इसका मतलब ये होता है गाय के साथ साथ पशु पालन करना, मतलब गाय भी पालना, ठीक है, गाय के साथ साथ भेड़, बकरियां, ठीक है, घोड़े, ये सारी चीजें कैटल रियरिंग के अंतर्गत आती हैं। तो केवल पशुपालन में गाय और भैंस से मत उसको रिलेट करा करे। तो अब ये लोग रहते कहाँ हैं? सप्त सेंधा प्रदेश में। हाँ, एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, आप में से काफी सारे लर्नर्स को एक डाउट रहता होगा। मैं आपको एक यहाँ पे एक मैप बना के दिखा रहा हूँ, ये चीज याद रखना आप लोग प्लीज, शायद आपको कभी कोई और नहीं बताएगा। ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है जहां पर मैंने ये रेड कलर से बनाया है, ये रेड कलर से, ये कहलाता था आपका सप्त सेंधा प्रदेश। यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। ये एरिया आपका सप्त सेंधा प्रदेश था। इसके बाद जो हरियाणा, जम्मू कश्मीर और जो पंजाब का हिस्सा है, इसको बोला जाता था ब्रह्मदत्त, ठीक है, ब्रह्मवृत्त क्षेत्र। बहुत बार आपने नाम सुना होगा ब्रह्मवृत्त का। ये हिस्सा ब्रह्मवृत्त था। और जस्ट इसके नीचे जब हम दिल्ली, मथुरा और एनसीआर रीजन में आ जाते हैं, ये एरिया आपका कहलाता था आर्यवृत्त क्षेत्र। तो इन तीनों के नाम आपने बहुत बार सुने होंगे, तो मैं आज आपको इनकी लोकेशंस बता रहा हूं। तो सप्त सेंधा प्रदेश, ठीक है, उसके बाद ब्रह्मवृत्त क्षेत्र और आपका आर्यवृत्त, ठीक है। तो आर्यवृत्त, जम्मू द्वीपे, भरतखंडे, भारतवर्षे, ऐसे बहुत बार जब हम श्लोक्स पढ़ते हैं तो उनमें ये शब्द आते हैं। तो जम्मू द्वीपे मतलब जम्मू द्वीप के आसपास का ब्रह्मवृत्त रीजन हो गया, भरतखंडे, भारतवर्षे, आर्यवृत्ते, ठीक है, ये सारे रीजन्स यहाँ पे थे जो मैंने आपको जस्ट बताया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक भेड़ से ऊन वगैरह निकालना, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद धातु से अयस्क शब्द का प्रयोग। अब धातु में अयस्क का मतलब क्या है? अब आप एक बात बताना, ये लोग कैटल रियरिंग कर रहे हैं, पशुओं को पाल रहे हैं, तो आज के टाइम पे तो डंडा वगैरह हो गया। अब एक कबीला दूसरी जगह जा रहा है तो दूसरे कबीले से भी तो इसकी लड़ाई होगी ना, जहां पर आप दूसरे की जमीन पर जाओगे। तो युद्ध में ये लोग क्या करते थे? तलवार के साथ साथ कुछ वेपन्स का यूज करते थे। इस टाइम पीरियड पर भी गोल्ड स्मिथ और आयरन स्मिथ हुआ करते थे, लोहार इस समय पर भी मौजूद थे जो वेपन्स यहाँ पर बनाते थे। तो धातु से ये लोग के लड़ने के लिए और पशुपालन करने के लिए कुछ हथियारों का उपयोग करते थे, जिसको दोस्त यहाँ पर ये अयस्क बोलते थे। फिर मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य का व्यवसाय। अब आप एक बात बताइए, अगर हमें रात में प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? बॉटल में पानी लेकर रख लेते हैं। अब मान लीजिए ये रह रहे हैं, ठीक है, रात में 3 बजे इनको प्यास लगी
तो क्या उठकर ये नदी के पास जाएंगे पानी पीने? इतने में तो कोई शेर वगैरह भी आ जाएगा, भालू वगैरह आ जाएगा। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया था, पोट्रीज बनाना, मृदभांड बनाना शुरू हो कर दिया था। आपको एक चीज बता देता हूँ, 3 प्रकार के मृदभांड होते हैं, आपको उन तीनों प्रकार के मृदभांडों को याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में अलग प्रकार के मृदभांड होते थे, वैदिक और उत्तर वैदिक में मृदभांडों के प्रकार बदल जाते हैं, ठीक है। घूसर चित्रित मृदभांड जो थे वो उत्तर वैदिक काल में आते हैं। घूसर चित्रित मृदभांड का मतलब ये होता है कि एक समय क्या होता था, केवल पोट्रीज मिलती थी। पोट्रीज मतलब कि केवल मृदभांड होते थे, ठीक है, उनमें कोई पेंटिंग और चित्रकारी नहीं होती थी। आगे जाके आदमी इतना फ्री रहने लगा, ठीक है, उसके पास प्रॉपर टाइम होता था कि उन पोट्रीज में वो डिजाइन चित्र करने लगा, तो इनके कलर वगैरह भी उन्होंने बदल दिए। तो ये मृदभांड के प्रकार होते हैं, तो इनको याद रखना है। चित्रित, घूसर उत्तर वैदिक काल और आपके वैदिक काल में मिलते हैं। NPW है ना, इस तरह से इनको बोला जाता था। तो ये मृदभांड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सीमित आंतरिक व्यापार। भाई सीमित तो होगा, व्यापार तो वहां होता है ज्यादा जहां पर किसी चीज की ज्यादा पैदावार हो। अब आप कृषि करते नहीं हो ज्यादा, ठीक है, पशुपालन कर रहे हो तो उतना ही पैदा कर रहे हो आप अपने खुद के खाने के लिए, तो व्यापार क्या आप ज्यादा करोगे? क्या करोगे ही नहीं। तो सीमित क्या था, व्यापार था। इसके बाद ऋण लेने देने की प्रथा प्रचलित थी। उस समय पर भी सूदखोर हुआ करते थे। जब धीरे धीरे कृषि का प्रचलन यहाँ पर चालू हुआ, ठीक है, तो किसी को पैसों वगैरह की जरूरत होती थी, जो पैसे नहीं होते थे 1 रुपए 5 रुपए, बेसिकली क्या होता था, धातु चलती थी। जैसे कि जिन धातुओं से ये अयस्क वगैरह बना रहे हैं ना, ठीक है, वो धातु होती थी, तो धातु यहाँ पर दी जाती थी और उससे बढ़कर धातु वापस ले ली जाती थी। तो कुछ सूदखोर यहाँ पर होते थे जो मुद्रा और धातुओं को आदान प्रदान करते थे और ज्यादा मात्रा में वापस लिया करते थे अगर वो किसी को दे रहे हैं, तो ये होते थे। और फिर व्यापार पर पणियों का एकाधिकार। व्यापार पर पणियों का एकाधिकार से मतलब यह हुआ कि जब उत्तर वैदिक काल के समय पर इन्होंने धीरे धीरे कृषि करना शुरू किया, तो इन्हीं का एक बहुत बड़ा वर्ग जो था वो कृषि कार्य में संलिप्त हो गया। जब कृषि कार्य में संलिप्त हुआ तो अधिशेष मात्रा में, ठीक है, सरप्लस अमाउंट में उसने कृषि की खेती करना शुरू की और फिर ट्रेडिंग शुरू करना शुरू कर दी। धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड। अब वो ट्रेड करता था तो जो राजा होता था वो उसको संरक्षण देता था और राजा को वो इसके बदले कुछ पैसे दिया करता था, ठीक है, कुछ जो उसको मुनाफा हुआ ना उसका 16वां भाग वो राजा को देता था। इसी तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, जो पणी का मतलब होता है व्यापारी, व्यवसाय वर्ग जो करते हैं, इन लोगों का प्रभुत्व क्या हुआ, आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो पणी धीरे धीरे जब राजा को टैक्स देने लगे, पैसे देने लगे, तो इनका व्यापार आगे बढ़ा और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, एक समाज में प्रमुख भूमिका में निकलकर सामने आते हैं। तो ये हो गया हमारा ऋग्वेद की पूरी आपको जो मैंने चीजें बताई आर्थिक विधियां। अब आता है कला और संस्कृति और इसके साथ साहित्य की बात करें तो सबसे पहले स्थापत्य कला की तकनीक विकसित थी। स्थापत्य कला की तकनीक विकसित से इसका मतलब ये होता है कि इस टाइम पीरियड पर जो देवता थे, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं एशिया माइनर से एक जगह है बोगज कोई से एक इंस्क्रिप्शन, एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। उस अभिलेख में हमारे जो भारतीय देवता हैं उनको भी उत्कीर्ण किया गया है। तो इस समय से आप समझ सकते हो कि उस समय की जो हमारी कला और स्थापत्य कला थी वो विकसित अवस्था में पहुंचने वाली थी, शुरुआत हो चुकी थी। बहुत सारे चित्रित घूसर मृदभांड मिले हैं, मतलब कि जो पोट्रीज होती हैं उनमें भी पेंटिंग्स हो रही है, उनमें भी डिजाइन्स बनाए जा रहे हैं। तो यहां से कला और संस्कृति की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट नंबर पर सोना, चांदी, पीतल, लोहा, शीशा आदि धातुओं के अनेक वस्तुएं मिलती हैं। जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, छोटी छोटी सी मोहर होती हैं, ठीक है, लड़ाई करने के लिए जो तलवार होती थी, वेपन्स होते थे, जो पशुओं को चराने और हाँकने के लिए जो बड़े बड़े डंडे होते थे, युद्ध करने के लिए जो औजार होते थे, वो सारे के सारे बनना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो एक ये भी तो कला होती है ना। हमारे भारत में पहले आप देखोगे तो तलवार कैसी होती थी, तलवार इस तरह से होती थी। बाद में समुराई तलवार आई तो समुराई तलवार किस तरह से होती थी, इस तरह से, जो दोनों तरफ से मार काट कर सकती थी, कुछ इस तरह से समुराई तलवार होती थी। तो ये भी तो बदलाव है, दोनों तरफ से मारना। हमारे यहाँ की तलवार तो एक तरफ से ही काटती थी। तो कुछ उस समय के लोहार होते थे, समाज का एक वर्ग था जो इस चीज में संलिप्त था। सन और बाण का उल्लोक, बाण और सन और बाण का उल्लोक मतलब कि जब ये लोग शिकार करते थे, मनोरंजन करते थे, तो बो एंड एरो भी अपने पास रखते थे।
ठीक है। तो चलते हुए दौड़ते हुए किसी पशु का शिकार करना, या कबीला, जब एक कबीला किसी दूसरे कबीले से लड़ाई कर रहा है तो ये लोग पेड़ पर बैठकर ऊपर से तीर कमान चलाया करते थे, तो ये भी इस चीज का उल्लेख है। फिर समुद्री यात्रा के लिए नाव और जहाजों की तकनीक का ज्ञान होना। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि इनको नाव और जहाज की तकनीक का ज्ञान कैसे था, आपको बताता हूं। अब ये लोग सप्तसेंदा प्रदेश में रह रहे हैं। अब आपको सप्तसेंदा प्रदेश तो याद है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सप्तसेंदा प्रदेश क्या होता है, आर्यव्रत क्षेत्र क्या है, ब्रह्मवत्त क्षेत्र क्या है, ये मैंने आपको बता दिया अभी। अब नाव और जहाज की तकनीक इनके पास कैसे थी, इसको आप समझो। ये लोग अभी कहां पर हैं, सप्तसेंदा प्रदेश में रह रहे हैं। सप्तसेंदा प्रदेश में अभी कहां पर है, ये हमारे भारत के, ठीक है, जो पाकिस्तान वाला पंजाब वाला हिस्सा है ये वहां पर है। अब आप एक चीज बताइए, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं इसको, छोटे दिखेगा नहीं, बड़ा बनाते हैं इसको। ठीक है, ये लोग कहाँ हैं अभी, सप्तसेंदा प्रदेश में है। ओके, इधर हैं अभी ये लोग। अब होता क्या है, यहाँ पे कुछ हमारी नदियां निकलती हैं। ये हो गई इंडस रिवर, सिंधु नदी, ठीक है, ये सिंधु नदी। सिंधु के बाद ये हो गई रावी, ये हो गई चेनाब, ठीक है, यहीं पर आ गई झेलम, हो गई व्यास, हो गई सतलज, हो गई। अब इतनी सारी नदियां हैं, रावी भी है, चेनाब भी है, झेलम भी है, व्यास है, सतलज है, घग्गर है, ठीक है, सरस्वती है, कितनी सारी नदियां हैं यहाँ पे। अब इस नदी से पार करते हुए उसको इधर आना है, ठीक है, इधर आना है। अब अगर मान लो गर्मियों का मौसम है तो नदी को तो पार आप आराम से कर लोगे। अब बरसात के मौसम में या किसी दूसरे मौसम में आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, अगर अकेला जाना है तो आप नाव का इस्तेमाल तो आप करके आराम से जा सकते हो, पर आपके साथ हजारों वहां पर पशु भी तो हैं। अकेले उस जगह पे जाके क्या करोगे, अकेले क्या करोगे। अब पशुओं का वजन भी तो 200 300 400 किलो होता है, एक दो पशु हो तो ठीक है, हजारों पशु आप लेके चल रहे हो, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर जहाज की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि इतनी सारी नदियों को पार करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये लोग क्या करते थे, जब यहाँ से माइग्रेट होते हुए, ये तो मैंने केवल आपको कुछ नदियां इंडिया की बताई है, केवल इंडिया की। उसके बाद अफगानिस्तान की कुंभा हो गया, कारूस हो गया, ये कुछ अफगानिस्तान की भी नदियां हैं जिनको ये पार करते हुए आए। तो इन लोगों के पास क्या था, समुद्री यात्रा के लिए नाव और जहाजों का ज्ञान था। ठीक है, तो नाव भी बनाते थे, जैसे खुद एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेड करके जाना है, कुछ सामान लेकर जाना है, तो ये नाव से चले जाते थे। और अगर पूरा बोरिया बिस्तर लेकर पूरे कबीले को और कुटुंब को जाना है तो ये जहाजों का, बड़े बड़े जो शिप्स होते थे उसका भी ये लोग प्रयोग यहाँ पे करते थे। ओके, तो इसका ज्ञान था। फिर गायत्री मंत्र का उल्लेख, तो गायत्री मंत्र तो जानते ही हैं सभी, ये तो ऋग्वेद में भी दे रखा है, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसका उल्लेख, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये हमने कल पढ़ लिया था। तो ये इनकी क्या थी, पूरी की पूरी वैदिक कला। आइए अब आगे देखते हैं। तो कल मैंने अश्वमेध यज्ञ आपको पढ़ा दिया था, 16 संस्कार भी हमने कल पढ़ लिए थे, आश्रम व्यवस्था के बारे में, ठीक है, ये चीजें हमारी हो गई थी। आश्रम व्यवस्था भी मैंने आपको बता दिया था, ब्रह्मचार्य गृहस्थ इनके बारे में, ठीक है, इसके बारे में कवर हो गया था। विवाह भी मैंने आपको कल पढ़ा दिए थे। इसके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हमने कल करे थे, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस रह गए थे, इनके ऊपर फटाफट नजर मान लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2000 सॉरी, ये क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन आया है, शायद मैंने पीडीएफ में अपडेट नहीं किया है, शायद यही वाला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन या उत्तर वैदिक कालीन। अभी 2014 या 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी मैं आपको देखकर बता देता हूं। एक क्वेश्चन आया है अभी, क्वेश्चन था, हाँ, क्वेश्चन ये है,
उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा पर प्रकाश डालिए। 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल नहीं, अभी तो हम वैदिक काल पढ़ रहे हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का पूछा था, सामाजिक दशा पर प्रकाश डालिए 100 शब्दों में। 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन देखा आपने, सामाजिक दशा, तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कला और संस्कृति, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो आइए इस क्वेश्चंस को करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का पूछा था 2017 में, तो आपसे फिर से पूछ सकता है उत्तर वैदिक काल की जगह आपसे ऋग्वैदिक काल का भी तो पूछ सकता है। तो सामाजिक दशा कैसी थी, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कोट होगा पहले देख लीजिए। तो दो चीजें पूछी जा रही है यहाँ पे, एक तो बात हो रही है ऋग्वैदिक काल की, और ऋग्वैदिक काल के बाद जो दूसरी बात यहाँ पे हो रही है वो हो रही है सामाजिक दशा। तो पहला पॉइंट आपने पढ़ा ऋग्वैदिक काल, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो गया सामाजिक दशा। इंट्रोडक्शन डालो ऋग्वैदिक काल से, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऋग्वैदिक काल से डालो कि ऋग्वैदिक काल बेसिकली पहले क्या होता है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेगी गाड़ी। सबसे पहला इंट्रोडक्शन डालो ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में लिखो कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद आए हुए काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। ब्रैकेट में यहाँ पर इसका टाइम पीरियड डाल देना, ठीक है। ऋग्वेद की रचना होने के कारण इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं, जिसकी सामाजिक दशा, ठीक है, सामाजिक दशा ऐसे पॉइंट करके लिखना है आपको, जिसकी सामाजिक दशा को निम्न बिंदुओं पर हम समझ सकते हैं। ऐसा आपने इंट्रोडक्शन डाला। फिर यहाँ पर आप सामाजिक, ये आपका कॉपी के इंट्रोडक्शन की 3 लाइन हो गई। फिर यहाँ पर आप लिखोगे सामाजिक दशा, इसको आप अंडरलाइन करोगे, और फिर यहाँ से आप पॉइंट वाइज, चाहे आपको एरो बनाना है, पॉइंट बनाना है, फिर यहाँ पर सामाजिक दशा के बारे में लिखना शुरू करना। सामाजिक दशा में जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको ऊपर बताए, ठीक है, कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है, यहाँ पर शुरुआत, प्रारंभिक उसका दौर चल रहा था। समाज में मांसाहारी शाकाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। मनोरंजन के लिए ये लोग किन चीजों का उपयोग करते थे, जुआ वगैरह खेलना, पशुओं के आपस में लड़ाई करवाना, शिकार करना, ये चीज करते थे। समाज में ये लोग 3 प्रकार के कपड़े पहनते थे, ठीक है, अधिवास हो गया, वास हो गया, नाभि हो गया, ये चीज करते थे। ऑर्नामेंट्स की ये लोग क्या थे, शौकीन हुआ करते थे, ठीक है, ये सारी चीजें। ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। तो ये 5-7 पॉइंट जो ऊपर लिखे थे, इनको यहाँ पर आप क्या करोगे, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स को आप एक लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन करें। तो सबसे पहले हेडिंग वही डालना, वैदिक काल से तात्पर्य, ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के काल से है, ऐसा पहला पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, इसके अर्थव्यवस्था के पहलू को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। फिर सीधा डालोगे आप अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कैसे लिखोगे कि अर्थव्यवस्था, ठीक है, अविकसित रूप में थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कृषि नहीं होती थी इस समय पर, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर लोहार और सोनकार, ठीक है, का वर्णन भी मिलता है, दूसरा पॉइंट होगा। तीसरे पॉइंट में आप यहाँ पर क्या डालोगे, अर्थव्यवस्था के पहलुओं में, कि मुख्य रूप से ये लोग पशुपालन और पशुओं के द्वारा निर्मित वस्तुओं के ऊपर डिपेंडेंट थे, या उसके ऊपर हुआ करते थे। इस तरह से आप पॉइंट अर्थव्यवस्था के यहाँ पर कोट करोगे, जो आप आंसर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में व्याप्त राजनीतिक तंत्र पर टिप्पणी लिख लिए। तो सबसे पहले वही वैदिक काल का इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन में, राजनीतिक तंत्र कि राजा का पद वंशानुगत नहीं हुआ था, पहला। दूसरा, यहां पर राजा को कर देना मैंडेटरी या आवश्यक नहीं था, दूसरा पॉइंट। तीसरा, राजा की सहायता के लिए पुरोहित और अन्य वर्ग हुआ करते थे। चौथा, राजा के पास अधिकार था कि वो अपने सलाहकारों की नियुक्ति और उसे हटा सकता था। तो ये कुछ पॉइंट आपके क्या आ जाएंगे, राजनीतिक तंत्र में आएंगे। तो पहले आप इंट्रोडक्शन उसी फॉर्मेट में डालोगे, फिर राजनीतिक तंत्र की, जो राजनीतिक तंत्र में जो मैंने अभी आपको ऊपर पॉइंट समझाए थे ना, उनको आप यहाँ पर पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दोगे। फिर आता है आश्रम व्यवस्था, ये पॉइंट हम कल ही कर चुके हैं। तो इसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे कि वैदिक काल में ऋग्वेद की उत्पत्ति होने के साथ ही ऋग्वेद में, ठीक है, मनुष्य की उम्र को 100 साल का मानते हुए इसके जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और सन्यास। इसी को आश्रम व्यवस्था कहते हैं। फिर एक्सप्लेन कर देना इन्हीं 4 पॉइंट्स को,
जैसे ब्रह्मचार्य तो मनुष्य की जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की अवस्था को, ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, जो हमारा शुरुआती दौर था ना ब्रह्मचार्य अवस्था, इसको ब्रह्मचार्य कहा जाता है। फिर 25 से 50 तक इसमें मनुष्य के लिए शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था, तो उसको आप एक्सप्लेन करोगे। तो इस तरह से आप ये वाला जो आंसर है ना आश्रम व्यवस्था का आप कोट करोगे। तो इंट्रोडक्शन क्या डालोगे कि वैदिक काल में ऋग्वेद की उत्पत्ति होने के पश्चात ही मनुष्य के जीवन को 100 साल का मानते हुए उसके जीवन को कितने 4 भागों में बांटा गया है, 4 भाग लिखना, और इसी को आश्रम व्यवस्था कहते हैं। इस तरह से आप कोट करोगे आंसर। फिर लास्ट, सैंधव सभ्यता और वैदिक काल में अंतर क्या है। अब इसमें डिफरेंसेस लिखने हैं, तो पहले लिख देना आप सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों में काफी अंतर है। सैंधव सभ्यता लगभग 2350 से 1750 और वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के में व्याप्त थी। पहला अंतर, ये नगरीकृत थी, ये ग्रामीण हुआ करती थी। यहाँ पर अर्थव्यवस्था सैंधव सभ्यता में उत्कृष्ट थी, यहाँ पर अर्थव्यवस्था ज्यादा नहीं थी, ठीक है। यहाँ की नल प्रणाली और बाकी सारी चीजें, जल निकासी प्रणाली उत्कृष्ट हुआ करती थी, यहाँ पर इस चीज का अभाव देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे जो समाज था, ठीक है, समाज 7 भागों में लगभग बटा हुआ था, यहाँ पर 3 भागों में बटा था। ये लोग शांत प्रवृत्ति के हुआ करते थे सैंधव सभ्यता के, ये लोग कैसे थे, लड़ाकू हुआ करते थे। यहाँ पर कृषि प्रधान थी सैंधव सभ्यता, कृषि होती थी सबसे ज्यादा, ये लोग पशुपालन अधिकतर करते थे। सैंधव सभ्यता स्थायी जीवन पर विश्वास रखती थी, ये लोग किस चीज के ऊपर विश्वास रखते थे, एक जगह से दूसरी जगह पलायन वाले जीवन पर विश्वास रखते थे। यहाँ सैंधव सभ्यता में आप देखोगे कि जो भगवान की जो पूजा की जाती थी वो मूर्ति स्वरूप में अधिकतर होती थी, ये लोग प्रकृतिवादी हुआ करते थे। सैंधव सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, ये सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी। अब आप सोचते हो कि मुझे इतनी सारी चीजें कैसे याद है, केवल शॉर्ट नोट्स, एक थ्योरी की तरह सारी चीजों को पढ़ रखा है। अब जो मैं रिवीजन करता हूं केवल और केवल इन शॉर्ट नोट्स से करता हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसी तरह से बोलते हैं ना कि जब आप इन शॉर्ट नोट्स को बार बार बारंबार पढ़ोगे, मैं कह रहा हूं 120 से 50 पेज में, 150 पेज में पूरे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपको। बस आप इनको चाहो तो दिन में 3 से 4 बार पढ़ोगे ना, पूरे यूनिट्स का रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ लिया जाए, आपके शॉर्ट नोट्स में वो चीज लिखी मिलेगी आपको कंसाइज वे में। इसीलिए कह रहा हूं कि इन सेशंस को अटेंड करो। 5 यूनिट एक साथ चल रही हैं, 1 2 3 4 और 5 नेक्स्ट वीकेंड से शुरू होने वाली है। कोड लगा लेना मेरा ADYT, जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो ना, अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स चाहिए हो तो मैं प्लस ग्रुप पर ही सारे शॉर्ट नोट्स अपडेट करूंगा डियर, प्रिंट आउट फॉर्मेट में, ठीक है। प्लस ग्रुप पर अभी तो मैं फ्री अवेलेबल करा रहा हूं आप सभी को, बट प्लस ग्रुप पर प्रिंट आउट फॉर्मेट में होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और इन शॉर्ट नोट्स को चाहिए तो केवल इसी कोड से ही सब्सक्रिप्शन लेना, ADYT अंकुर दुबे YouTube। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम, जो लास्ट है। इसके बाद अभी हमें उत्तर वैदिक काल भी पढ़ना है, ये मत सोचना कि क्लास यहाँ पे खत्म हो गई, अभी आगे भी बढ़ेंगे। वैदिक कालीन कला, संस्कृति और साहित्य पर प्रकाश डाला है। अब वैदिक कालीन कला क्या थी, संस्कृति क्या थी और साहित्य क्या थे, इसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे लिखोगे ऋग्वैदिक कालीन, ठीक है। ऋग्वैदिक काल का इंट्रोडक्शन डालना। ऋग्वैदिक काल से तात्पर्य 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के काल से था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया था, एक इंट्रोडक्शन। फिर डैश करके लिखना वहां पर आप कला, तो कला के बारे में यहाँ पर डालना कौन कौन सी चीजें कि इस समय, ठीक है, इस काल में, ठीक है, लोहार और सुनार दोनों हुआ करते थे, जो कि अपनी कला के माध्यम से हथियारों का और आभूषणों का निर्माण करते थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप डालना संस्कृति के बारे में, तो इनकी संस्कृति का इनकी संस्कृति के बारे में हम इनके द्वारा, ठीक है, प्रकृति पूजा, साथ ही साथ इनके द्वारा की गई उपयोगी वस्तुओं के आधार पर इनकी संस्कृति को हम समझ सकते हैं, ठीक है। प्रकृति पूजा और उपयोगी वस्तुएं मतलब जो मृदभांड इन्होंने लिखे थे, ब्रैकेट में मृदभांड वहां पर डाल देना, ठीक है, चित्रित घूसर मृदभांड, तो ये आ जाएगा आपका संस्कृति में। साहित्य में डाल देना कि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, ब्रैकेट में लिख देना पंजाब में, ठीक है, ये चीज, तो ये आपका साहित्य में आ जाएगा। ज्यादा डिटेल्ड में नहीं लिखना है इसको, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन केवल 50 से 60 शब्दों में पूछा है, तो ये इतने तीनों पॉइंट्स में आ जाएगा। तो 2 लाइन में आप इनको लिखोगे तो 6 लाइन में आपका ये जाएगा, 1 लाइन आप छोड़ोगे तो 7 लाइन, और 3 लाइन का आपका इंट्रोडक्शन हो गया, तो आपको 10-12 लाइन ही वहां पर मिल रही है, इसमें आपका कवर हो जाएगा आंसर। ओके, तो ये था आपका एक वैदिक पीरियड। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट शुरू करना है टॉपिक,
वो करना है हमारे लिए। हैंग हो गया क्या? वो देना, कीबोर्ड देना। एस्केप दबाना बस। आओ अब पढ़ते हैं हम उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो आपको बताओ कोई डाउट है भी इस बारे में, क्योंकि फिर उसके बाद हमें उत्तर वैदिक काल को भी पढ़ना है जो आज का टॉपिक है। ज्यादा बड़ा नहीं है, एक ही पेज का है ये भी, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक ही पेज में खत्म हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस भी आपको दे रखे हैं। जनपद का महाजनपद काल भी तो है, हाँ छोटा है, बड़ा नहीं है ये भी टॉपिक। किसी को आंसर राइटिंग में डाउट आ रहा है? क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन आया था ना जो मैंने आपको बताया था। क्या कर रहे हो? क्योंकि मैं आप लोग को पढ़ाता रहता हूँ ना, इसीलिए शॉर्ट नोट्स में ही तो कवर करता है ना सारी चीजें। चलिए आगे देखते हैं। कोई डाउट रहे तो प्लीज आप कमेंट में पूछ लिया करें। गोविंद जी बाकी सभी, जब मैं एक प्रॉपर टाइम देता हूँ आप उस टाइम पर वो डाउट्स पूछ लिया करें, ओके? तब आपके डाउट्स को मैं तुरंत उसी समय क्लियर कर दूंगा। आइए अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो सबसे पहले इसका काल देखेंगे, ठीक है? काल के बाद बाकी की चीजें आगे समझेंगे। तो पहली सूची शुरू होती है इसके कालखंड से, ठीक है? भौगोलिक स्थिति। तो ऋग्वैदिक काल के बाद जो दूसरा टाइम आया था, ठीक है, जो दूसरा काल आया था उसको उत्तर वैदिक काल या लेटर ऋग्वैदिक पीरियड बोलते हैं। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को, ठीक है, अलग करने के पीछे कारण क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या था? इस काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के कारण इसको हम यहाँ पे पूर्व वैदिक काल से अलग करते हैं, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में लोहा नहीं आया था। उस समय तक तांबा हो गया, कांसा हो गया और बाकी की जो धातुएं हैं उनका उपयोग किया जाता था। पर उत्तर वैदिक काल में अब जो हथियार होंगे लड़ाई के लिए वो सारे के सारे किस चीज से बनाए जाने लगेंगे? लोहे से बनाए जाने लगेंगे। तो इसका टाइम पीरियड लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व तक जाता है। 600 ईसा पूर्व के बाद महाजनपद काल आ जाएगा हमारा, ओके? तो आर्यों का विस्तार पूर्व की ओर हो चुका था। पूर्व की ओर मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सप्त सैंधा प्रदेश बताया था, इसके बाद मैंने आपको ब्रह्मवृत्त क्षेत्र और आर्यवृत्त रीजन बताया था। तो अब जो आर्य थे वो कहां पर आ चुके थे आपके? अब जो आर्य थे वो आर्यवृत्त रीजन तक आना शुरू कर दिया था। आर्यवृत्त रीजन मतलब दिल्ली हो गया, यमुना नदी हो गया, इसके किनारे के एनसीआर रीजन के आसपास। तो ब्रह्मवृत्त और आर्यवृत्त क्षेत्र तक धीरे 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 इन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया था। आर्यों का विस्तार, फिर ऋग्वेद को छोड़कर अन्य उपनिषदों की रचना। तो ऋग्वेद जो सबसे पुराना हमारा वेद कहा जाता है उसकी रचना तो ऋग्वैदिक काल में हुई थी और ऋग्वेद की रचना के कारण ही उसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इसके बाद जितने भी जो हमारे साहित्य थे, चाहे मैं आरण्यक की बात करूं, उपनिषद की बात करता हूं, ब्राह्मण ग्रंथ की बात करूं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की बात करता हूं, ये सारे के सारे आपके जो वेद थे, ठीक है, या जितने भी जो आपके साहित्य थे, ये बाद में आपके लेटर वैदिक पीरियड में ये निकलकर सामने आए थे। तो ऋग्वेद के अलावा जो बाकी वेद थे उनकी रचना इस काल में हुई थी, इस कारण से उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। फिर इसके बाद इस काल में प्राप्त मिश्रित बर्तनों को घूसर मृदभांड कहा जाता है। मिश्रित क्यों होते हैं? अब देखना, सिंधु घाटी सभ्यता में जो अधिकतर आपकी जो बर्तन होते थे, जो मृदभांड होते थे, वो लाल और काले कलर के होते थे। केवल उसमें किसी तरह का कोई पॉलिश वगैरह नहीं होता था, मिट्टी को पकाया जाता था। फिर जब ऋग्वैदिक काल आया तो यहाँ पर थोड़े थोड़े उसमें पेंटिंग्स और पॉलिश किया जाने लगा। फिर उन्हीं मृद भांडों में आगे जाके चित्रित करने लगे, चित्रित और घूसर मतलब पेंटिंग्स बनाने लगे, उनके ऊपर चीजों को उकेरा जाने लगा। तो इसी कारण से इनको क्या बोला जाता था? चित्रित घूसर मृद भांड। जो पोट्रीज यहाँ पर होती थी वो थोड़ी सी डिफरेंट होने लगी थी, ठीक है, एडवांस्ड हो गई थी पोट्रीज भी। फिर लोहे के आविष्कार ने सामाजिक आर्थिक जीवन में क्रांति ला दी।
आई डोंट थिंक इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। लोहा आ चुका था, मजबूत हो चुके, जैसे आज के टाइम पे आपने देखा एल्यूमिनियम के आने के कारण क्रांति आई, क्योंकि लोहा बहुत हैवी मेटल होता है और वही चीज एल्यूमिनियम कैसा होता है, हल्का होता है और मजबूती भी लोहे की तरह से ही दे रहा है वो। तो जितने भी जो एरोप्लेन्स फ्लाइट्स वगैरह हो, वो सारे एल्यूमिनियम से बनते हैं। तो लोहे के कारण उस समय क्रांति आई थी, जो आज के टाइम पे क्रांति एल्यूमिनियम के कारण आई है। फिर सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था। अब आप ये कैसे कहोगे सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था? इसका मतलब ये था कि ये लोग धीरे 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 माइग्रेट होते हुए अब आर्यव्रत रीजन तक आ गए थे। ग्वालियर हो गया, ग्वालियर के आसपास के जितने भी रीजन हो गए, यहां तक ये लोग इन्होंने पलायन कर लिया था, ऊपर से नीचे तक ये पलायन करते हुए यहां तक आ गए थे। तो ये एक था इनका भौगोलिक क्षेत्र। अब बात करते हैं इनके राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और बाकी जीवन के बारे में। आइए, तो सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो राजा प्रधान होता था, ये तो बिल्कुल क्लियर था, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद राजा का जो पद हुआ करता था, वो राजा का पद कैसा था, अब वंशानुगत हो गया। इसके पहले तक राजा का पद वंशानुगत नहीं था, ठीक है। राजा को लोगों के द्वारा हटाया भी जा सकता था, पर अब क्या हुआ, राजा के बाद जो अगला सक्सेसर आएगा वो इसका बेटा ही होगा, वो इसका बेटा ही होगा। तो राजा के पद को अब वंशानुगत कर दिया गया। पहले राजा को हटाना होता था तो जनता खुद ही राजा को चुनती थी, उसकी ब्रेवरी को देखकर, उसकी योग्यता को देखकर, उसकी कद काठी को देखकर। अब यहां पर चीजें बदलना धीरे धीरे शुरू हुई। तो अभी तक तो राजा उसकी ब्रेवरी को देखकर चूज हो जाता था, अब राजा के बाद उसका बेटा ही बनेगा राजा, ये धारणा यहां से आना शुरू हो गई। राजा को दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से मतलब ये होता है, अब राजा को ये बोला जाने लगा कि आप भगवान के, मतलब भगवान का दर्जा राजा को दिया जाने लगा। एक तो पद वंशानुगत हो गया, और राजा का जो पद के साथ साथ वंशानुगत होने के साथ साथ उसको ईश्वर का प्रतिनिधि, जैसे मैंने बलवन के टाइम पे आपको कल बताया था ना, उसी तरह से ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर राजा को देखा जाने लगा। फिर कठोर और सरल अपराध वर्णन। कठोर और सरल अपराध वर्णन से यह है कि जब राजा को अपने पद की गरिमा बढ़ानी थी, तो धीरे धीरे उसने क्या किया, अपराध देना लोगों को शुरू कर दिया। जैसे कोई चोरी करता था तो एक समय तो क्या होता था, उसको समाज से या उस क्षेत्र से बहिष्कृत कर देते थे। अब ये चीज बढ़ गई। कैसी बढ़ गई, यहां पर राजा उसको दंड के साथ कारावास में डालना शुरू कर दिया, ये चीज। तो कठोर जो दंड थे वो यहां से देने की शुरुआत यहां से हो जाती है। तो एक इनके राजनीतिक जीवन में ये आता है। फिर राजतंत्र का आमातक व्यवस्था और सशक्त हुई। आमातक व्यवस्था का मतलब ये होता है, अब आमात्य भी आना शुरू होते हैं, अभी बताऊंगा आगे। जो बाकी के सारे जो अधिकारी थे, ठीक है, राजा की हेल्प करने के लिए आए, उनको रत्नी कहा जाने लगा। तो इससे क्या होती है कि जो राजतंत्र था, अभी तक तो राजा के पास अधिकार थे कि वो दूसरे लोगों को अपॉइंट भी कर सकता था और हटा भी सकता था, और उन लोगों का चयन जो होता था वो सभा और समिति करती थी। सभा और समिति के द्वारा ही राजा के लिए अधिकारियों का चयन होता था। अब राजा ने सभा और समिति को खत्म कर दिया, विदत तो डिसअपियर ही हो जाती है इस समय तक। तो जब सभा और समिति हट जाएंगी तो राजा के पास क्या आ जाएगी, पूरी शक्ति आ जाएगी, और उसके द्वारा चयनित अधिकारी ही वहां पर रूल करते थे। ये एक आपकी व्यवस्था चालू हुई। फिर स्थायी सेना का प्रारूप। इतने सारे युद्ध हो रहे थे, इतने सारे कबीलिया युद्ध थे कि राजा को क्या लगा कि अब मेरे पास स्थायी सैनिक होने चाहिए। अभी तक स्थायी सैनिक की बात नहीं होती थी। अभी तक क्या होता था, एक कबीला अगर दूसरे कबीले पे लड़ाई कर रहा है तो पहले सेना को एकत्र किया जाता था, ठीक है। 15-20 दिन तक, महीनों तक तो सेना को पहले इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करने के बाद ही फिर यहाँ पर युद्ध पर जाते थे। अब राजा ने स्थायी सेना रखी। उसको नहीं पता कब उसके ऊपर कोई व्यक्ति आकर अटैक कर दे, तो इसी अटैक से बचने के लिए उसने धीरे धीरे यहाँ पर स्थायी सेना रखना शुरू करा। सभा में महिलाओं के प्रवेश पर निज़र। अब महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना शुरू हुई। अब आप एक बात बोलिए, राजा का पद वंशानुगत हो गया, राजा को ईश्वरीय प्रतीक दिया जाने लगा, सारे काम यहाँ पर पुरुष कर रहे हैं, तो महिलाओं की स्थिति में तो गिरावट होना स्वाभाविक है ना। तो महिलाओं को अब उपनयन संस्कार, ठीक है, जो पूजा पाठ वगैरह होते थे उनसे भी दूर रखा जाने लगा। इसके साथ साथ जो महिलाओं की स्थिति थी ना, जो पहले सभा में भी भाग लिया करती थी, अब वो खत्म होने लगा। धीरे धीरे वो चीज क्या होने लगी, डिसअपियर यहाँ पे होने लगी। तो इनके प्रवेश पर निषेध। सभा समिति का महत्व घट गया, ये मैंने बता दिया। उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाने लगा। ये क्वेश्चन 3 मार्कर्स में आते हैं।
ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा। तो जो मेन अधिकारी होते थे, जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं ना कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, उसी तरह से यहाँ पर भी जो मिनिस्ट्री होती थी, जो मिनिस्टर्स होते थे राजा के खास, उनको हम रत्नी बोलते थे। फिर राजा को आय का 16वां भाग दिया जाता था। इसके पहले तक टैक्स देना जरूरी नहीं था, ठीक है, जो दिए जा, जो अगर आपको देना है टैक्स तो दो, नहीं देना तो बिल्कुल भी मत दो। अब राजा को जो टैक्स दिया जाना था वो कंपलसरी हो गया, मतलब आप जितना पैसा कमा रहे हो, आपकी जितनी यहाँ पर आय है, उसका 16वां भाग तो आपको राजा को देना ही पड़ेगा। ये चीज मैंडेटरी यहाँ पर हो जाती है। तो ये जो मैंने पूरी चीजें आपको बताई अभी, तो ये थी एक राजनीतिक व्यवस्था। अब राजनीतिक व्यवस्था के बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था के बारे में। यहीं से क्वेश्चन आया था 2017 में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाया था कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताना है, यही था। अब सामाजिक व्यवस्था में देखो तो समाज में 4 वर्ण वर्णित हो गए। तो ऋग्वेद का 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था की बात करता है। तो अभी तक तो वर्ण नहीं थे, मैंने आपको क्या बताया, राजा था, राजा के साथ पुरोहित वर्ग था, और एक आपका वैश्य वर्ग था जो व्यापार में संलिप्त रहता था। अब यहां से 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो अवधारणा थी वो यहां से आना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो लेटर वैदिक पीरियड में अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आगे जाके निषाद हो गए, चांडाल हो गए, वो सभी यहां पर आ जाएंगे। तो इस अवधारणा का उत्सर्जन हुआ। फिर वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई। इसके पहले तक तो कर्म के आधार पर थी। अब राजा का पद ही जब वंशानुगत हो गया तो जन्म के आधार पर ही उसका वर्ण निर्धारित होगा। मतलब अगर कोई बच्चा लोहार के घर में पैदा हुआ है तो उसको वही वेपन्स का काम करना है। अगर कोई पंडित के यहाँ पैदा हुआ है तो उसको पुरोहित का काम करना है। अगर कोई वैश्य के यहाँ पर हुआ है तो उसको आगे जाके पणी ही बनना है। तो ये चीज यहाँ पर निकलकर सामने आई। तो उत्तर वैदिक काल में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ था वो था वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का आना। इसके बाद आता है स्त्रियों को सामान्यता निम्न दर का दर्जा। अब देखो ऋग्वेद के बाद बाकी के वेद बने। अथर्ववेद में स्त्रियों के पैदा होने पर निंदा की बात की गई है। तो जब वेद में ही कहीं ना कहीं ये चीज लिखी गई थी तो समाज में उनका जो दर्जा था वो नीचे होना था। उपनयन संस्कार के साथ साथ शिक्षा के संस्कार और बाकी संस्कार से भी इन्हें वंचित किया जाने लगा। तो महिलाओं की स्थिति में अब हमें उत्तर वैदिक काल में क्या मिलती है, गिरावट देखने मिलती है। इसके बाद ब्राह्मणों ने समाज में श्रेष्ठता स्थापित कर ली। जो पुरोहित वर्ग होता था राजा को सलाह देता था, सलाह के साथ साथ जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे और लोगों को शिक्षा देने का कार्य था वो केवल और केवल ब्राह्मण के पास था। और पद क्या हो गया था, वंशानुगत हो गया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्राह्मणों का जो कद था वो सबसे ऊपर यहाँ पर आ चुका था। तो राजा के बाद ब्राह्मण जो उनको सलाह दिया करते थे। फिर समाज पितृसत्तात्मक हो गया था। ये तो उत्तर वैदिक काल के पहले हमने वैदिक काल में ही पढ़ लिया था कि जो प्रकृति के देवता थे वो भी सारे के सारे कैसे थे, ठीक है, पुरुष प्रधान थे, इंद्र, वरुण, सत्य, नासत्य वगैरह। तो समाज अब कैसा हो चुका था, पितृसत्तात्मक हो गया था। इसके बाद मातृ व्यवस्था, ठीक है, स्थापित हुई। कुछ शायद इसमें मिसिंग है, एक बार मैं इसको करेक्ट कर लूंगा। मातृ व्यवस्था नहीं होगा ये, ठीक है, इसमें कुछ चीज मिस हो रही होगी, मैं देख लूंगा अभी इसको। फिर आता है आश्रम व्यवस्था की जानकारी। तो आश्रम व्यवस्था मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। आश्रम व्यवस्था यहाँ पर क्या होती है, आश्रम व्यवस्था वही ब्रह्मचार्य हो गया, गृहस्थ हो गया, सन्यासी हो गया, ये आपकी एक आश्रम व्यवस्था होती है। तो बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पर आश्रम में भेजा जाता था और जो जीवन की जो चारों अवस्थाएं थी इनका पालन करना यहाँ पर जरूरी हो गया था बाकी सभी के लिए। तो ये थी एक आश्रम व्यवस्था। सती प्रथा के उद्भव की जानकारी। कई जगह पर ऐसा हमें क्या मिला है, ठीक है, पुरुष के साथ साथ महिला के भी साक्ष्य मिले हैं। तो कुछ ऐसी जगह हैं, हालांकि कुछ इतिहासकार इस चीज का खंडन करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये सती प्रथा थी ये गुप्त काल के समय पर आई थी। पर कुछ इतिहासकार का ऐसा कहना है कि जब एक कबीला दूसरे कबीला से लड़ाई करता था ना, तो जो कबीला हार जाता था, ठीक है, तो इसकी जो स्त्रियां थी ना वो अपने पति के साथ ही खुद का क्या कर लेती थी, यहाँ पर खुद को भी मतलब दफन करवा लिया करती थी साथ में। तो कई जगह पर हमें सती प्रथा का इस प्रकार से साक्ष्य मिला है। फिर विधवा विवाह का प्रमाण नहीं मिला। अब एक बात बताइए, जब सती प्रथा हो जाएगी तो कोई विडो रहेगी ही नहीं। जब विडो नहीं रहेगी तो उसका फिर रीमैरिज पुनर्विवाह कैसे होगा। तो यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह है ना, और इसके साथ साथ पुनर्विवाह, नियोग प्रथा के साक्ष्य मिलना खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ से आप अंदाजा लगाओ कि महिलाओं की स्थिति में जो गिरावट आना शुरू हुई वो धीरे धीरे किस तरह से आगे जाके और गिरती है।
तो ये था एक हमारा पूरा का पूरा सामाजिक व्यवस्था। फिर उत्तरकालीन अर्थव्यवस्था की बात करूं तो अर्थव्यवस्था में कुछ चीजें हमें अच्छी देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। जैसे सबसे पहले मुख्य व्यवसाय कृषि। अब ये लोग पशुपालन को छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से नकार दिया था पशुपालन को, पशुपालन भी करते थे, पशुपालन भी किया जाता था, पर पशुपालन के साथ साथ ये लोग किस चीज के ऊपर फोकस करते थे, कृषि के ऊपर। अगर पशुपालन कर रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह और चौथी जगह जाना पड़ता था, बार बार माइग्रेट होना पड़ता था इनको एक जगह से दूसरी जगह तक। इन्होंने बेसिकली अब क्या किया, सोचा यार बहुत घूम लिया है, अब स्थायी जीवन जीना है हमारे लिए। अब ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी तीसरी प्राप्त हुआ है। एक उत्खनन में एक बहुत बड़ी एक इक्का गाड़ी और एक हल मिला है, उसमें उस हल में ऐसा दिखाया गया है कि 24 बैलों को एक साथ बांधकर खेती किसानी की जाती थी। एक इंस्ट्रूमेंट मिला है बहुत बड़ा, तो उससे ये अंदाजा लगाते हैं यहाँ पर कि उस समय पर बैल बांधने के लिए हल होते थे और काफी बड़े बड़े हल होते थे, जिसमें 24 से 25 बैलों को एक साथ जोतने के लिए उपयोग किया जाता था। फिर वाणिज्य एवं व्यापार में तीव्र गति से विकास। अब सोचिए कि 24 बैलों का हल बना है, खेती प्रारंभ कर दी है, तो सरप्लस अमाउंट में जब गेहूं हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, उसकी अगर अब ये खेती करेंगे तो सरप्लस अमाउंट में जो हमारे पास फसल आएगी तो उसको बेचेंगे भी, तो व्यापार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था यहाँ पर हुई। तो वाणिज्य और व्यापार में गति होना यहाँ पर शुरू हो जाता है, एक चीज ये आगे जाती है। ओके, फिर इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज यहाँ पर आएगी, जस्ट अ मिनट, अब सही है, हाँ वो पॉज हो रहा होगा, आई नो। हाँ वो थोड़ा सा कनेक्टिविटी इश्यूज हो गए थे, इस कारण से वो पॉज हो गया था, अब नहीं होगा। ओके, सो हमने किस चीज के बारे में बात की, वाणिज्य और व्यापार में तीव्र गति से विकास। तो विकास क्यों हुआ, क्योंकि अधिशेष मात्रा में हमारे पास अब उपज होने लगी। ठीक है, तो कृषि कार्य हमने ज्यादा तेज किया। ठीक है, कृषि कार्य का विकास हुआ और कृषि कार्य के विकास के कारण ही ये चीज संभव हुई। फिर आता है वस्तु विनिमय का प्रयोग। अब वस्तु विनिमय क्या होती है, इस चीज को समझो। ठीक है, इस चीज को समझना। मान लीजिए एक किसान था, ठीक है, वो कहां पर था, आपके आर्यव्रत क्षेत्र पर था किसान। ठीक है, बहुत सारे गेहूं के बोरे लेकर वो ट्रेवल करते गया और वो पहुंच गया मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्ट के साइड पहुंच गया, ईरान पहुंच गया। अब वो गेहूं लेके तो गया वहां बेचने के लिए। अब गेहूं बेचे, पर वहां पर उसको कोई चीज अच्छी लग गई, किसी प्रकार की चीज, मान लीजिए इंद्र की मूर्ति अच्छी लग गई या कोई अभिलेख अच्छा लग गया, तो वो क्या करता था, गेहूं के बदले उस मूर्ति को साथ में लेकर आता था। इसी को बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर बोला जाता है। जैसे कुछ इतिहासकार हैं वो लिखते हैं ऐसा कि अगर आपको कोई इंद्र की मूर्ति चाहिए है तो आपको 10 बोरे गेहूं देने पड़ते थे, अगर आपको 5 लीटर तेल चाहिए है तो आपको कुछ और ऐसा सामान देना पड़ता था। तो इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम कहा जाता था, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर होता था। ओके, तो ये प्रणाली का प्रयोग होता था। स्वर्ण, लोहा, तांबा, चांदी, सीसा आदि से परिचित थे, क्योंकि स्वर्णकार, लोहार ये सब पहले से ही मौजूद थे। ठीक है, अब तो लोहार भी आ चुके थे, क्योंकि लोहे की खोज भी इसी टाइम पीरियड पर ही हुई थी माय डियर। ठीक है, तो अब लोहारों का भी हमारे लिए होना यहाँ पे दिखता है। फिर विभिन्न प्रकार के शिल्पों का उदय। शिल्पों के उदय से बेसिकली मतलब ये होता है कि जब व्यवसाय करने पड़ी, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनको काफी सारे ऑर्नामेंट्स और जो कहते हैं ना, जो रत्न होते हैं वो मिलते थे। अब जैसे कि मान लीजिए हाथी दांत मिलना शुरू हो गए। अब हाथी दांत से कितनी सारी चीजें बन सकती हैं। समुद्र के किनारे या किसी दूसरी जगह पर ये गए तो इनके लिए कुछ मोती मिले, मोती के अलावा कोई नीलम वाला पत्थर या कोई दूसरा पत्थर मिल गया। तो इन लोगों ने धीरे धीरे यहाँ पर क्या किया कि शिल्पकार हुए। हाथी के दांत से कोई चीज शिल्पी बनाना, ठीक है, हस्तशिल्प की कई चीजें बनाना, बांस से चटाई वगैरह बनाना, कुर्सी वगैरह बनाना, ये सारी चीजों की शुरुआत भी यहाँ से होना शुरू हो गई। ओके, तो विभिन्न प्रकार के शिल्पकार थे। वस्त्र निर्माण प्रमुख उद्योग था। वस्त्र निर्माण प्रमुख उद्योग से मतलब क्या है कि भाई कपड़ों के और इस कपड़ों के साथ साथ ऑर्नामेंट्स के ये लोग बहुत शौकीन थे, तो वस्त्र निर्माण भी यहाँ पर आ चुका था। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक साहित्य के बारे में। ठीक है, साहित्य कैसा था, तो सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, कला, संस्कृति, ये मैंने सारी चीजें बताई। अब फटाफट देख लेते हैं वैदिक साहित्य कैसा था। तो ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों की सरल व्याख्या हेतु, ठीक है, बनाया गया। मैंने आपको कल वाली क्लास में आपको ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, वेदों की व्याख्या होती है सरल भाषा में।
जैसे कौशिकी हो गया, ऐतरेय हो गया, गोपथ हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है अपने अलग अलग वेदों के। तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई क्योंकि उस समय वेद पढ़ना बहुत कठिन था। वेद की जो भाषा थी वो बहुत जटिल हुआ करती थी, सामान्य भाषा नहीं थी। तो जिन लोगों ने वेद को पढ़ा, समझा, उन्होंने उसका सरल और सामान्य भाषा में अनुवाद करना शुरू कर दिया। तो उनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। तो कौशिकी, ऐतरेय, तैतरेय, है ना, गोपथ, ये उस समय के कुछ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करते थे। फिर इसके बाद अरण्यक आत्मा परमात्मा और संसार संबंधी ऋषियों के दार्शनिक विचार थे। आपको याद है कल मैंने आपको अरण्यक के बारे में बताया था। अरण्यक मतलब मनुष्य के जीवन की जो तीसरी अवस्था, वनप्रस्थ अवस्था होती है, जो कि 50 से 75 साल के बीच में होती है। तो ये लोग क्या करते थे, वनों में जाया करते थे। वनों में जाके जो भी चीज इनको दिखती थी, दार्शनिक का मतलब ये होता है जो चीज आपको दिखती है उसके बारे में लिखना। जैसे आज आप मुझे यूट्यूब पर देख पा रहे हैं, आप मेरा पढ़ाने का तरीका देख पा रहे हैं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको समझा रहा हूँ अरण्यक के बारे में। इनको आप देखो और फिर इनको आप लिखो, तो आपके द्वारा जो लिखी चीज होगी वो एक किसी दार्शनिक के द्वारा लिखी गई कृति मानी जाएगी। तो जब ये लोग जंगल में जाते थे, ठीक है, तो इनको बहुत सारे अनुभव होते थे वहां पर, तो उन्होंने जो अपने अनुभव को लिखा वो अरण्यक कहलाते हैं। ओके, तो आत्मा परमात्मा संसार संबंधी ऋषियों के दार्शनिक विचार हमें मिलते हैं। फिर उपनिषद ईश्वर तथा आत्मा के संबंधों की बात की गई है। अब उपनिषद में ईश्वर तथा आत्मा के संबंध का मतलब ये हुआ, उपनिषद का मतलब पता है आपको, ठीक है। उप मतलब पास में बैठना, निषेध मतलब किसी भी चीज का एक डिस्क्रिप्शन होना। टोटल 108 उपनिषद है। तो जब ये लोग जो अरण्यक को जो ऋषि मुनि समझाते थे, ठीक है, जिन भी व्यक्तियों को, जिन भी बच्चों को, ठीक है, वो उस आश्रम में जाके समझाते थे, तो जब वो अपनी भाषा में उस चीज को लिखते थे, ठीक है, जो भी उनके स्टूडेंट्स होते थे, लर्नर्स होते थे, जैसे मैं आज आपको किसी चीज को समझा रहा हूं और अगर आप उस चीज को लिख रहे हो, उसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो वो आपके द्वारा जो लिखा गया है वो उपनिषद कहलाएगा। ठीक है, हालांकि अभी आप पास में तो नहीं बैठे हो मेरे, अगर पास में बैठ कर लिखते तो वो उपनिषद होता, आप ऑनलाइन लिख रहे हो। ओके, तो उपनिषद बेसिकली क्या होते थे, किसी भी वेदों के ग्रंथ के जो ऋषि मुनि समझाते थे, ठीक है, जो दार्शनिक जीवन में जो उन्होंने चीजें देखी हैं, समझी हैं, तो जो लर्नर्स लिखते थे उनको उपनिषद कहा जाता था। फिर वेदांग, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको मिलाकर, है ना, वेदत्री और वेदांग आ गया। वेदांग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ऋग्वेद में जो भाषा दी गई है, जो शब्द दिए गए हैं, उनको समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई थी। शिक्षा, कल्प, निरुक्तर, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये मैंने आपको कल वाली क्लास में, अगर आप आज फर्स्ट टाइम इस क्लास में आए तो प्लीज इसका लेक्चर नंबर 2 जरूर देखना। उसमें मैंने वेदांग, शिक्षा का क्या काम होता है, कल्प, निरुक्तर, व्याकरण, ये मैंने कल समझा। वेदांगों की रचना हुई। तो ये तो हो गए सारे के सारे उत्तर वैदिक काल के साहित्य। अब यहाँ पर बात करते क्या क्या चीजें हैं। तो ब्राह्मणों का महत्व बढ़ने लगा, ये एक्सप्लेन्ड हो चुका है। ब्राह्मण ग्रंथ एवं ग्रंथों की रचना हुई, ये पढ़ा चुका हूं मैं। प्रमुख देवता में विष्णु, पशुपति और प्रजापति आ गए। अब देवताओं में बदलाव हो गया। तो वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में हमने किस देवता के बारे में पढ़ा, अग्नि। अग्नि के साथ इंद्र हो गए, वरुण हो गए, नासत्य हो गए, ये उस समय के कुछ प्रमुख देवता थे। ठीक है, प्रकृति के देवता। अब यहां पर देवताओं में बदलाव हुआ, तो अब इंद्र की जगह किसने ले ली, यहां पर पशुपति, और पशुपति के साथ साथ प्रजापति जी ने ले ली। विष्णु को, ठीक है, संसार के पालनहार के तौर पर जाना जाने लगा। तो अब देवता, जैसे ही हमारा उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल के बाद, ठीक है, जो हमारे देवता होते हैं उनमें चेंजेस हो गए। तो अब देवताओं का महत्व धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, पुराने जो देवता थे उनका महत्व कम होने लगा। तो ये देवता हो गए। कर्म कांड की जटिलता में अधिक वृद्धि हुई। अब ब्राह्मण का जो स्थान था वो थोड़ा सा ऊपर उठा, तो और वंशानुगत हो गया। वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा ब्राह्मण या कोई दूसरा व्यक्ति आकर उनका स्थान ले। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो संस्कार होते थे, जो रिचुअल्स होते थे, पूजा पाठ होते थे, उनको थोड़ा सा जटिल कर दिया। तो पहले तो सामान्य होते थे, हर व्यक्ति यहाँ पर पूजा पाठ इजीली कर सकता था। अब यहाँ पर जो शूद्र होते थे, जो निषाद होते थे, जो वर्ण संकर संतानें होती थी, जो चांडाल होते थे, उन लोगों के लिए पुराणों को और वेदों के पढ़ने की आज्ञा नहीं दी गई, क्योंकि अब वो चीज वंशानुगत हो चुकी थी। तो जितने भी जो कर्मकांड थे अब वो जटिल हो गए, ज्यादा से ज्यादा बलि देने का प्रयोग यहाँ पर होने लगा। फिर उपनिषद में पुनर्जन्म, मोक्ष और कर्म के सिद्धांत। अब इन्होंने ये बोला कि आपका जो पुनर्जन्म का कर्म है वही आपके अगले जन्म का भागी बनता है।
मतलब अगर आपने पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए होंगे तो आज आपका ये वाला जन्म ऐसा हुआ है। इस जन्म में अच्छे काम करो कि अगला जन्म आपका और अच्छा हो, नहीं तो आपको मोक्ष प्राप्ति यहाँ पर हो जाए। इस चीज की अवधारणा ने यहाँ पर जन्म ले लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें उपनिषद में लिखी हुई है। अब उपनिषद में क्यों लिखी हुई है? क्योंकि इनकी व्याख्या अरण्यक ऋषि मुनियों के द्वारा की गई थी। अरण्यक अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया। तो पुनर्जन्म, मोक्ष और कर्म के सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत मतलब जो आज आप कर रहे हो इससे आपका अगला जन्म निर्धारित होगा। ये अवधारणा हमारे उत्तर वैदिक काल में आई। फिर ब्रह्म और आत्मा की व्याख्या। ब्रह्म और आत्मा की व्याख्या का मतलब ये होता है यहाँ पर, आत्मा मतलब वही कि आप जो कर्म करोगे तो जो आज आपके शरीर की आत्मा है वो मतलब वो दूसरे जीव में, उस रूप में क्या हो जाएगी, स्थानांतरित यहाँ पर हो जाएगी। तो ब्रह्म और आत्मा का यहाँ पर संबंध बताया गया। ठीक है, और संबंध बताने के साथ साथ इसको पुनर्जन्म के साथ जोड़ दिया गया। तो ये चीज यहाँ पर होती है। फिर सामवेद मंत्रों को गाने योग्य बनाया गया। तो अभी तक जो ऋग्वेद के जो सारे मंत्र थे, ठीक है, जो लगभग 10,400-500 के आसपास जो संहिताएं उसमें हुआ करती थी, वही संहिताएं यजुर्वेद में थी कि उनका प्रयोग कहां पर करना है। अब उनका गायन किस प्रकार से होगा, ठीक है, उनकी लय किस तरह से होगी, बोलने का तरीका, उनको पढ़ने का तरीका किस प्रकार से हो गया, ये सारी चीजें अब सामवेद में वर्णित हो गई। सामवेद में इसलिए हुई क्योंकि सामवेद भी तो इसी टाइम पीरियड पे ही तो बना ना। ऋग्वेद की रचना तो अपने वैदिक काल में हो चुकी थी, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सब इसी टाइम पीरियड पर बने थे। तो इसमें गायन शैली को जोड़ दिया। यजुर्वेद में यज्ञों की विधि, कल पढ़ाया था ना मैंने आपको यजुर्वेद में क्या दिया गया है, किस प्रकार से यज्ञ होंगे। ठीक है, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, मोक्ष यज्ञ क्या होता है, ये मैंने चीजें बताई थी आपको कल ही। फिर अथर्ववेद आर्य संस्कृति के साथ साथ अनार्य संस्कृति से संबंधित रचना सबसे अंत में। इस पॉइंट को समझो, ठीक है, वर्ड टू वर्ड समझो क्या लिखा है। इसमें लिखा है अथर्ववेद आर्य संस्कृति के साथ साथ अनार्य संस्कृति से संबंधित रचना सबसे अंत में। इसका मतलब यह है कि वेदों की रचना किसने की थी? वेदों की रचना आर्य ने की थी। ठीक है, अब आर्य कौन थे? क्या भारत में रहते थे? हाँ, इतिहासकारों के अलग अलग मत जरूर है। कुछ ये बोलते थे आर्य यहीं के थे, कुछ बोलते थे वो दक्षिण भारत के थे, पर सर्वमान्य तथ्य ये है कि आर्य हमारे भारत में बाहर से आए थे, मध्य एशिया से होते हुए आए थे। अब जब आर्य आए, उन्होंने वेदों को लिखा, ठीक है, तो बाहर से वो हमारे भारत में सप्तसैंधा प्रदेश में आए हैं। तो क्या पहले सप्तसैंधा प्रदेश में कोई नहीं रहता था? यहां पर भी तो जनजाति रहती थी ना, यहां पर भी तो राजा सुदास रहते थे जिन्होंने यहाँ पर आर्यों के साथ मुकाबला किया था। यहाँ पर भी तो बृहस्पति ऋषि मुनि थे, यहाँ पे भी तो भार्गव ऋषि मुनि उस समय हुआ करते थे। तो जब आर्य हमारे भारत में यहाँ पर आए तो इनको कौन मिले? यहाँ पर जो आर्य नहीं थे उनको अनार्य बोलते हैं। तो इनकी भी तो अपनी एक संस्कृति थी, जैसे सैंधव सभ्यता नगरीकृत सभ्यता थी। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि जब अथर्ववेद की रचना हुई तो आर्यों ने अपनी संस्कृति के बारे में भी लिखा और अपनी संस्कृति के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर जो आर्य नहीं थे उनकी संस्कृति का भी यहाँ पर वर्णन किया। तो जो उनकी संस्कृति, जो आर्य नहीं थे उनकी जब संस्कृति का वर्णन किया तो ये काफी गलत तरीके से किया गया। इसीलिए अथर्ववेद में आप देखोगे जादू, टोना, मंत्र, ठीक है, वशीकरण के हो गया, वशीकरण के साथ साथ स्त्री जन्म की निंदा हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें दे के रखी हुई हैं अथर्ववेद में जो बिल्कुल ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। और वो किस चीज से डील करती थी? आपके अनार्य से। तो अनार्य जो कि आर्य नहीं है, इनके बारे में बहुत बुरी बात लिखी गई थी अथर्ववेद में। तो इसीलिए अथर्ववेदों को वेदों में शामिल नहीं किया जाता है। वेदत्रयी में केवल 3 ही वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बाकी इन वेदों को इसमें शामिल नहीं करते। तो ये था एक पूरा का पूरा हमारा उत्तर वैदिक काल का साहित्य। इसके बाद आता है डियर महाजनपद काल। तो महाजनपद काल से मैं आपको कल बताऊंगा, आज क्लास वैसे भी लंबी हो गई है तो ये चीज मैं आपको कल बता दूंगा। महाजनपद काल और मगध कल पढ़ेंगे हम। अब ये कुछ क्वेश्चंस देख लो जो मैंने आपके लिए दे के रखे हुए हैं, ठीक है, 3 मार्क्स वाले। फटाफट इनके आप आंसर्स कैसे करोगे? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वर्ण व्यवस्था। सबसे पहले आप इसका कैसे आंसर लिखोगे? ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित, ठीक है, 4 वर्णों से तात्पर्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और है ना उत्तर वैदिक काल में प्रबलता। ये 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखोगे, ठीक है, आपसे क्वेश्चन आया। फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप डालोगे उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का,
दूसरा पॉइंट लिखोगे लोहे की खोज का होना, और तीसरे लिखोगे वर्ण व्यवस्था की प्रबलता। ये पॉइंट आप उत्तर वैदिक काल में डालोगे। तीसरा ऑप्शन पूछा है उपनिषद, तो उपनिषद में यहां पर क्या लिखोगे, संख्या 108। दूसरे पॉइंट में लिखोगे, ठीक है, क्या यहाँ पे दूसरे में लिखोगे दार्शनिक पक्ष से संबंधित, दूसरे पॉइंट में ये लिखोगे आप। तीसरे में यहां पर आप ये लिखोगे इनका निर्माण तो उत्तर वैदिक काल में। ये आप किस में लिखेंगे, उपनिषद में लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन आपसे महाजनपद पूछा है, जो अभी मैंने नहीं पढ़ाया फिर भी बता देता हूं। तो बौद्ध धर्म अंगोत्तर निकाय में वर्णित संख्या कितनी है, 16, और प्रमुख में लिख देना मगध हो गया, चेदी हो गया, ठीक है, और इसके बाद अवंती हो गया, जो भी आपको समय याद रहते हैं, कंबोज हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, उनकी राजधानियां वगैरह, ऐसा आप इसमें लिखोगे। मगध वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले आप इसका डालोगे क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र। फिर इसकी लिखोगे आप स्थापना करता, तो कौन थे, बिंबिसार हो गए। और फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हो प्रमुख शासक। प्रमुख शासक में चंद्रगुप्त मौर्य डाल देना, अजात शत्रु, प्रसेनजित, बिंबिसार, है ना। तो ये इसके कुछ प्रमुख शासक हो गए। तो इस तरह से आप 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप लिखोगे, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसके बाद आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 2017 में आपसे पूछा जा चुका है कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा के बारे में आपको लिखना है। 2017 में एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था। इसका आंसर किस तरह से कोट होगा, तो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल को आप डिफाइन करो, फिर इसके बाद इसकी सामाजिक दशा के बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, उत्तर वैदिक काल के बारे में। क्या डालोगे आप, उत्तर वैदिक काल। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उत्तर वैदिक काल को डिफाइन आप कैसे करेंगे। उत्तर वैदिक काल के बारे में क्या लिखेंगे, उत्तर वैदिक काल से आशय लगभग, उत्तर वैदिक काल है ना, ये गलत लिख गया यहाँ पर, उत्तर वैदिक काल आएगा 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। मैं अब इसको करेक्ट कर दूंगा, ओके, वो टाइम पीरियड गलत लिखा। तो उत्तर वैदिक काल से आशय 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के काल से है, ठीक है। पहला आप ये डालोगे, इस समय निम्न प्रकार के सामाजिक बदलाव हुए थे। अब आप वहां पर सामाजिक बदलाव के बारे में डालना, और सामाजिक दशा, सामाजिक दशा में आप यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, जैसे कि सबसे पहली चीज आप लिखेंगे कि वर्ण आधारित समाज हो गया था, पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिखोगे, समाज में स्त्रियों की दशा कैसी हो गई थी, निम्न हो चुकी थी। तीसरा पॉइंट आप ये डालोगे, समाज में अब वंशानुगत या वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो चुका था समाज, ये पॉइंट आप यहाँ डालोगे। चौथे पॉइंट में आप क्या लिखोगे, समाज में मनोरंजन वाला पॉइंट भी आप डाल सकते हो, या ये भी लिख सकते हो कि ब्राह्मणों का, ठीक है, सर्वोच्च स्थान हो चुका था। ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पर कोट होंगे, इस तरह से आंसर। फिर इसके आंसर्स आप कैसे लिखोगे, वही इंट्रोडक्शन आपको वही डालना है। उत्तर वैदिक कालीन का अर्थव्यवस्था का वर्णन पूछा है। अर्थव्यवस्था में विकास हो चुका था, अधिशेष मात्रा का एक जगह से दूसरी जगह तक बेचा जाने लगा था। तो ये क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। देख लीजिए, किसी का कोई डाउट आ रहा है इसमें तो अभी पूछो। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको ऊपर दिए। मेरी 4 क्लासेस हैं पर डे, रवि 3 क्लासेस हैं अभी फिलहाल। तो ये सारी चीजें क्लियर है। तो इनके आंसर्स प्लीज आप लोग एक बार लिखकर मुझे जरूर टेलीग्राम करना। अंकुर दुबे अनअकैडमी ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, और वहां पर आप मुझे इनके सारे आंसर्स आप मुझे भेजेंगे अंकुर दुबे अनअकैडमी पर। ओके, सो डियर, अगर आपको और भी शॉर्ट नोट्स चाहिए हो तो इसी तरह के शॉर्ट नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, है ना। हाँ, 5 मार्क्स के आंसर आप वैसे ही लिखोगे ना, कोड करोगे। निरक्षा में लिखना है, मतलब मैं समझा नहीं। ठीक है, हाँ, इंग्लिश में पीडीएफ में एक साथ लास्ट में ग्रेसी जी दूंगा, अभी तो नहीं दे रहा हूं मैं, एक साथ अपडेट करूंगा इंग्लिश वाली पीडीएफ। ओके, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस भी ज्वाइन करिए। तो ADYT कोड है मेरा, जो कि आपको 10% का डिस्काउंट देगा, तो उस कोड के थ्रू सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, ठीक है डियर। तो मिलते हैं रात के 9 बजे मिडाइवल हिस्ट्री में, जिसमें आज हमारे लिए खिलजी वंश शुरू करना है। ओके, 9 बजे।
तब तक बाय बाय एवरीवन।